हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई एम रुद्र, योर नीट बायोलॉजी एक्सपर्ट। आज इस वीडियो में बात करने वाले मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, जो कि हमारे जेनेटिक्स का पार्ट 2 है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 4 से 5 क्वेश्चन आपकी नीट के एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस रैपिड रिवीजन सीरीज में आज हम इसको बहुत ही कम समय में बहुत ही बेहतरीन तरीके से रिवाइज करने वाले हैं, ताकि आप अपने नीट के एग्जाम में बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकें। चलिए बात करते हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में हमें पढ़ना क्या है। सबसे पहले अगर हम बात करें प्रीवियस चैप्टर यानी कि प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस में, हमने देखा किस तरीके से जो कैरेक्टर होते हैं पेरेंट्स से प्रोजेनी के अंदर ट्रांसफर होते हैं। वहां पे हमने मेंडेलियन कैरेक्टर की बात कर ली, डोमिनेंट कंडीशन की बात की, रिसेसिव कंडीशन की बात की कि किस कंडीशन में डोमिनेंट होता है कैरेक्टर, किस कंडीशन में रिसेसिव कंडीशन आता है। फिर हमने बात किया कि वहां पे कुछ डोमिनेंट के एक्सेप्शन होते थे, जैसे इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस हो गया। तो यहाँ पे हम ये देख रहे थे कि जो पेरेंट से प्रोजेनी के अंदर कैरेक्टर ट्रांसफर हो रहे हैं वो किस वजह से हो रहे हैं, एक जीन की वजह से या फिर फैक्टर की वजह से। लेकिन अब ये जो जीन है, फैक्टर है, ये बना किस चीज से, उसका मॉलिक्यूलर जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है, वो हम आज बात करने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। कि जो हमारा जीन है, जीन का एक्चुअल किससे मिलकर बना हुआ, डीएनए से मिलकर बना हुआ है, और इस डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा है, डीएनए का जो मॉलिक्यूलर लेवल पे उसका सीक्वेंस क्या है, उसी को आज हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करें, हमारे पास दो शब्द है, एक मॉलिक्यूलर। मॉलिक्यूलर का मतलब होता है हम उसको माइक्रो लेवल पे देख रहे हैं। साथ में यहां पे एक टर्म आया न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड की अगर हम बात करें तो हमारे पास दो तरह के न्यूक्लिक एसिड होते हैं, एक होता है डीएनए, एक होता है आरएनए। डीएनए और आरएनए दोनों ही न्यूक्लिक एसिड है। अगर हम इसके डिस्कवरी की बात करें न्यूक्लिक एसिड के, तो इसकी डिस्कवरी की थी एफ मिस्चर ने। बहुत इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि न्यूक्लिक एसिड की डिस्कवरी किसने की थी, एफ मिस्चर ने किया था। ये जो न्यूक्लिक एसिड होता है, पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड होता है। ये न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर होता है। अब यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड किस चीज से मिलकर बना होता है, जो न्यूक्लियोटाइड होता है ये तीन चीज से मिलकर बना होता है, एक नाइट्रोजन बेस, शुगर एंड फास्फेट। याद रखना, नाइट्रोजन बेस, शुगर एंड फास्फेट तीनों आपस में मिलते हैं, यहाँ पे बॉन्ड बनता है, और बॉन्ड बनाने के बाद क्या बनाते हैं, एक न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। ये न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़कर ही पूरे डीएनए का फॉर्मेशन करते हैं। एक न्यूक्लियोटाइड, दो न्यूक्लियोटाइड, 3, 4, 5 ऐसे बहुत सारे पॉलीमर बनाते हैं, और एक पूरे के पूरे डीएनए का फॉर्मेशन होता है, एक आरएनए का फॉर्मेशन होता है। अगर हम बात करें नाइट्रोजन बेस की, तो नाइट्रोजन बेस दो तरह का होता है। एक होता है पायरिमिडीन, जिसमें 3 नाइट्रोजन बेस प्रेजेंट होते हैं। एक होता है साइटोसिन, यूरेसिल एंड थायमिन। साइटोसिन, यूरेसिल एंड थायमिन। वहीं दूसरा जो नाइट्रोजन बेस होता है प्यूरिन्स। प्यूरिन्स में भी दो तरह के नाइट्रोजन होते हैं, एक होता है एडेनिन, एक होता है ग्वानिन। याद रखना, इन्हीं 5 नाइट्रोजन बेस से मिलकर, साइटोसिन, यूरेसिल, थायमिन, एडेनिन एंड ग्वानिन, इन्हीं 5 नाइट्रोजन बेस से मिलकर पूरे के पूरे डीएनए और आरएनए का फॉर्मेशन होता है। अगर हम डीएनए के अंदर बात करें, इन डीएनए के अंदर जो नाइट्रोजन बेस प्रेजेंट होता है वो होता है एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थायमिन। वहीं अगर हम आरएनए की बात करें, आरएनए के अंदर भी 4 नाइट्रोजन बेस होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन। केवल वहां पे थायमिन की जगह पे यूरेसिल आ जाता है। याद रखना, डीएनए के अंदर 4 नाइट्रोजन बेस, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन। आरएनए के अंदर 4 एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड केवल थायमिन की जगह पे यहाँ पे क्या आ जाता है, यूरेसिल आ जाता है। अब हम बात करते हैं, यहाँ पे दो शब्द हमने देखा, एक होता है न्यूक्लियोटाइड, एक होता है न्यूक्लियोसाइड। ये होते क्या है, इसकी बात करते हैं। हम एक क्लासिफिकेशन करते हैं, एक चार्ट बनाते हैं, ताकि आपको बहुत ही कम समय में चीजें समझ में आ जाएं और पूरा आपको पढ़ना भी ना पड़े। हमें पढ़ना किस तरीके से, बहुत अब स्मार्ट स्टडी करनी है, क्योंकि हमारे पास अब इतना समय नहीं बचा हुआ है कि हम पूरे चैप्टर को 8 घंटे का, 9 घंटे का लेक्चर देखें और एक चैप्टर को रिवाइज करें। हमें अब बहुत ही कम समय में बहुत ही बेहतरीन तरीके से चीजों को रिवाइज करना होगा, बहुत ही स्मार्ट वे में रिवाइज करना होगा, ताकि हम कम समय में रिवाइज भी कर लें और जो हमारा टारगेट है नीट वो भी क्लियर हो जाए। तो उसी के लिए हम क्या बनाएंगे, चार्ट बनाएंगे, फ्लो चार्ट है। और आपको फ्लो चार्ट सबसे ज्यादा समझ में आता है। हमारे माइंड की एक खास बात होती है कि अगर हमें कोई चीज फिगर के रूप में मिल जाए या चार्ट के रूप में मिल जाए, तो हमारा माइंड जो होता है उस चीज को बहुत तेजी से कैप्चर करता है। तो हम चीजों को किस फॉर्म में पढ़ने वाले हैं, एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में पढ़ने वाले हैं, ज्यादा चीजों को, ताकि आप क्या हो जाए, चीजें आपको ज्यादा समय तक याद रहें। चलिए बात करते हैं सबसे पहले न्यूक्लिक एसिड की। न्यूक्लिक
न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड क्या होता है? पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड होता है, यानी कि न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना हुआ है। अब हम बात करते हैं न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड, ये जो न्यूक्लियोटाइड है ये दो चीजों से मिलकर बनता है। एक होता है न्यूक्लियोसाइड, एक होता है फॉस्फेट। न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड एंड फॉस्फेट। फॉस्फेट, जो फॉस्फेट होता है एक निगेटिव चार्ज मॉलिक्यूल होता है। आपको पता है, आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा है, फॉस्फेट निगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल होता है। वहीं अगर हम बात करें न्यूक्लियोसाइड, फर्दर दो चीजों से मिलकर बनता है। एक सुगर, सुगर जो कि पेंटोज सुगर होता है। दूसरा बनता है नाइट्रोजन बेस। अभी हमने जो नाइट्रोजन बेस की बात की, 4 नाइट्रोजन बेस की बात की, उन्हीं 4 नाइट्रोजन बेस से मिलकर क्या बनता है? न्यूक्लियोसाइड और क्या? सुगर। अब यहाँ पे सुगर फर्दर दो तरह के होते हैं। एक होता है राइबोज सुगर और दूसरा होता है डीऑक्सी राइबोज सुगर। जो राइबोज सुगर होता है आरएनए के अंदर प्रेजेंट होता है, वहीं डीऑक्सी राइबोज सुगर ये प्रेजेंट होता है डीएनए के अंदर। अब बात करते हैं नाइट्रोजन बेस की। जो नाइट्रोजन बेस है ये फर्दर दो तरह का हुआ है। एक हुआ नाइट्रोजन बेस, नाइट्रोजन बेस एक पायरिमिडीन, पायरिमिडीन और दूसरा प्यूरिन। पायरिमिडीन्स एंड प्यूरिन्स। यहाँ पे पायरिमिडीन्स जो होते हैं ये होते हैं एडेनिन, ग्वानिन, यहाँ पे पायरिमिडीन्स है साइटोसिन, यूरेसिल एंड थायमिन। वही जो प्यूरिन्स हैं ये हैं एडेनिन एंड ग्वानिन। एडेनिन एंड ग्वानिन क्या है? प्यूरिन्स है। ये क्या हो गए? नाइट्रोजन बेस हो गए। एक है क्लासिफिकेशन पूरे के पूरे न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड का, किससे मिलकर क्या बना हुआ है। अब आगे बात करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर है सबसे पहला पेंटोज सुगर की। अगर हम पेंटोज सुगर की बात करें तो पेंटोज सुगर दो तरह का होता है। एक होता है राइबोज सुगर, एक होता है डीऑक्सी राइबोज सुगर। जो राइबोज सुगर होता है वो आरएनए के अंदर प्रेजेंट होता है, वहीं डीऑक्सी राइबोज सुगर की बात करें तो ये डीएनए के अंदर प्रेजेंट होता है। अब डीऑक्सी का मतलब क्या हुआ? यहां से ऑक्सीजन क्या हुआ है? निकल चुका है, और जो ऑक्सीजन निकल गया है इस वजह से जो डीऑक्सी राइबोज सुगर होते हैं वो कम रिएक्टिव होते हैं। यहां पे मैं एक और बात बता दे रहा हूं ताकि आपको आगे और अच्छे से याद हो जाए। जो डीऑक्सीराइबोज शुगर होता है इसमें ऑक्सीजन नहीं है, और आपको पता है जो ऑक्सीजन होता है ये ज्यादा रिएक्टिव मॉलिक्यूल है। यानी कि अगर इस मॉलिक्यूल के अंदर ऑक्सीजन नहीं है तो ये मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा? कम रिएक्टिव होगा। और जो भी चीज कम रिएक्टिव होती है, जो अपनी एनर्जी दूसरी चीजों में लॉस नहीं करती है, वो क्या होती है? ज्यादा स्टेबल होती है। जिसने अपनी एनर्जी लॉस नहीं की वो क्या होगा? ज्यादा स्टेबल होगा। जो कम रिएक्टिव होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा। वहीं अगर हम राइबोज की बात करें तो राइबोज के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा, इसीलिए राइबोज ज्यादा रिएक्टिव होता है और आरएनए कम अनस्टेबल होता है। पेंटोज शुगर दो तरह के, एक राइबोज शुगर, एक डीऑक्सीराइबोज शुगर। आगे बात करते हैं हमारे पास पायरिमिडीन। पायरिमिडीन की अगर हम बात करें तो हमने बात किया पायरिमिडीन 3 तरह के होते हैं, एक साइटोसिन, यूरेसिल एंड थायमिन। हमें स्ट्रक्चर नहीं याद रखना है, हमें याद क्या रखना है? जो पायरिमिडीन होते हैं ये सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होते हैं। सिंगल रिंग स्ट्रक्चर। सिंगल रिंग स्ट्रक्चर का मतलब हुआ कि इनके अंदर केवल एक ही रिंग प्रेजेंट है। आप यहां पे देख सकते हैं सभी के अंदर क्या है? केवल एक ही रिंग प्रेजेंट है, और इस रिंग के अंदर 4 कार्बन और 2 नाइट्रोजन है। 4 कार्बन 2 नाइट्रोजन से मिलकर पूरे के पूरे रिंग का फॉर्मेशन हुआ है। उस पे कौन सा ग्रुप लगा हुआ है उसके बेसिस पे क्या होता है? इसका नाम डिसाइड होता है। जैसे अगर हम बात करें NH2 ग्रुप लगा है, अगर NH2 ग्रुप लगा है तो इसका नाम होगा साइटोसिन। अगर वहीं पे NH2 ग्रुप के पास यहां पे CH3 ग्रुप लगा हुआ है तो इसका नाम होता है थायमिन। देखें आप स्ट्रक्चर अगर देखें तो यूरेसिल का स्ट्रक्चर और थायमिन का स्ट्रक्चर एग्जैक्ट सिमिलर दिख रहा होगा। यूरेसिल के स्ट्रक्चर की अगर आप बात करें और थायमिन के इस स्ट्रक्चर की बात करें एग्जैक्ट सिमिलर है।
थायमीन में स्ट्रा क्या है? थायमीन में एक मिथाइल ग्रुप स्ट्रा है, इसीलिए थायमीन को एक और नाम दिया जाता है 5 मिथाइल यूरेसिल। 5 मिथाइल यूरेसिल इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। थायमीन को और क्या कहा जाता है? 5 मिथाइल यूरेसिल, क्योंकि इसके 5th पोजीशन पे क्या लगा हुआ है? मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। आगे बात करते हैं, अब आता है प्यूरिन्स। प्यूरिन्स जो होता है ये डबल रिंग स्ट्रक्चर होता है, डबल रिंग स्ट्रक्चर। डबल रिंग स्ट्रक्चर यानी कि इसके अंदर 2 रिंग प्रेजेंट होगा, फर्स्ट रिंग एंड सेकंड रिंग। ऐसे इसके अंदर भी फर्स्ट एंड सेकंड 2 रिंग प्रेजेंट होते हैं। यहां पे आप याद कैसे रखेंगे? प्यूरिन्स नाम छोटा है लेकिन स्ट्रक्चर बड़ा है, नाम छोटा है स्ट्रक्चर बड़ा। नाम छोटे या हमारे यहां कहावत है एक, दर्शन नाम बड़े दर्शन छोटे, नाम बड़े दर्शन छोटे। हमारे यूपी में जो कहावत है, नाम बड़ा है लेकिन दर्शन छोटा है, नाम बड़ा स्ट्रक्चर छोटा है। इस तरीके से आप अगर आपको स्ट्रक्चर पहचानने के लिए आ जाए तो आप क्या करेंगे? ये पहचान लेंगे। आगे बात करते हैं यहाँ पे स्ट्रक्चर की। ये है एडेनिन का स्ट्रक्चर। एडेनिन के स्ट्रक्चर में NH2 ग्रुप लगा होता है। वहीं अगर हम बात करें ग्वानिन के स्ट्रक्चर में ऑक्सीजन ग्रुप लगा होता है। नेक्स्ट वन, फास्फेट। फास्फेट एक एसिडिक मॉलिक्यूल होता है, निगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल होता है। इस तरीके से आपको ये है फास्फेट का स्ट्रक्चर, आपने इनऑर्गेनिक के अंदर पढ़ा होगा। फिर आगे बात करते हैं, हमारे पास आ गया न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड की बात की, अभी हमने बात की न्यूक्लियोसाइड किस चीज से मिलकर बना हुआ है? नाइट्रोजन बेस प्लस शुगर। अब नाइट्रोजन बेस कोई भी हो सकता है, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल, थायमीन। पांचों में से कोई भी एक नाइट्रोजन बेस आ जाएगा और ऑक्सीज या डीऑक्सीराइबोज में से क्या हो जाएंगे? एक शुगर आ जाएंगे। दोनों आपस में जुड़ जाएंगे बाय द हेल्प ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड की मदद से ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। यहाँ पे बॉन्ड इंपॉर्टेंट है, किस बॉन्ड से जुड़ते हैं? शुगर और नाइट्रोजन बेस, तो पेप्टाइड बॉन्ड की मदद से जुड़ते हैं, इसको नाम दिया जाता है न्यूक्लियोसाइड। आगे बात करते हैं न्यूक्लियोटाइड की। न्यूक्लियोटाइड की अगर हम बात करें तो वहां पे हमने देखा किस चीज से मिलकर बनता है? एक बनता है फॉस्फेट, एक शुगर एंड प्लस नाइट्रोजन बेस। शुगर, फॉस्फेट प्लस नाइट्रोजन बेस कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड। यहाँ पे एक है फॉस्फेट, शुगर, नाइट्रोजन बेस, नाम दिया गया न्यूक्लियोटाइड। दिस वन इज दी पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड, ये क्या है? पेप्टाइड बॉन्ड है। नेक्स्ट वन, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। अब हमें जो मेन बात करनी है वो डीएनए की स्ट्रक्चर की बात करें। डीएनए की स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो डीएनए की स्ट्रक्चर को सबसे पहले दिया था फ्रैंकलिन ने। फ्रैंकलिन ने एक एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी मेथड से क्या किया? डीएनए का स्ट्रक्चर के बारे में बताया। इन्होंने बताया कि जो डीएनए होता है एक डबल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल होता है। डीएनए इज ए डबल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल। किसने बताया? फ्रैंकलिन ने। विल्कन्स एंड द फ्रैंकलिन एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी मेथड। याद रखना, सबसे पहला जो डीएनए का स्ट्रक्चर दिए थे विल्कन्स और फ्रैंकलिन ने एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी मेथड से दिया था। फिर आते हैं एक और साइंटिस्ट जिनका नाम होता है वाटसन एंड क्रिक, डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए। इन्होंने डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया और अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल ऑफ डीएनए इज ए डबल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल। डीएनए इज डबल स्टैंड मॉलिक्यूल। अगर हम डीएनए की स्ट्रक्चर की बात करें तो डीएनए का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। डीएनए इज ए डबल स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल, डबल स्टैंड मॉलिक्यूल। यहाँ पे जो दोनों स्ट्रक्चर होते हैं, दोनों स्ट्रक्चर आपस में जुड़े होते हैं विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। दोनों स्ट्रक्चर आपस में जुड़े होते हैं विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड की मदद से जुड़े होते हैं। यहाँ पे दोनों स्ट्रक्चर के बीच का जो डायमीटर होता है अबाउट 20 एंगस्ट्रॉम। दोनों स्ट्रक्चर के बीच का जो डायमीटर होता है 20 एंगस्ट्रॉम होता है। एक पूरे हेलिक्स का जो लेंथ होता है 3.4 नैनोमीटर। 3.4 नैनोमीटर।
मीटर या 34 एंगस्ट्रॉम, 3.4 नैनोमीटर या फिर 34 एंगस्ट्रॉम। और एक है पिच का बीच का जो डिस्टेंस होता है, दो नाइट्रोजन बेस के बीच का जो डिस्टेंस होता है, ये होता है अबाउट, दिस वन इज अबाउट 0.34 नैनोमीटर या फिर 3.4 एंगस्ट्रॉम। दो यहां पे 10 है नाइट्रोजन बेस, क्या होते हैं 10 स्टैक बनते हैं, 10 सीढ़ियां बनती हैं, तब पूरा का पूरा जो डीएनए होता है एक पिच कंप्लीट होता है। अब बात करते हैं इनके अकॉर्डिंग डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा था। डबल स्टैंडर्ड डीएनए था, एंटी पैरेलल थे। एंटी पैरेलल का मतलब क्या होता है, यहां पे डीएनए का ये जो मॉलिक्यूल है ये है 5 प्राइम एंड, ये है 5 प्राइम एंड, ये है 3 प्राइम एंड। एक दूसरे के क्या है, ये 5 प्राइम एंड हो गया, दूसरा एंड क्या होगा 3 प्राइम होगा। ये जो एंड है ये हो जाएगा 3 प्राइम एंड, ये है 5 प्राइम एंड। एक दूसरे के क्या है, एंटी पैरेलल हैं। आगे बात करें, एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब हुआ यहां पे हमें डीएनए के एक स्टैंड का सीक्वेंस लेते हैं, आगे आपको सीक्वेंस भी पता चलेगा, लेकिन हम यहां पे डीएनए का सीक्वेंस लेते हैं। डीएनए में क्या क्या प्रेजेंट है, एडेनिन है, गुआनिन है, साइटोसिन है, थायमिन है। ऐसे ही गुआनिन, गुआनिन, थायमिन, साइटोसिन, ये डीएनए का एक स्टैंड है। दूसरा स्टैंड जो होगा जस्ट इसी के कॉम्प्लीमेंट्री होगा। यहां पे मैं आपको एक और चीज बता दूं, जो एडेनिन होता है, प्यूरिन होता है, प्यूरिन ऑलवेज बी पेयर विद द पायरिमिडीन, पायरिमिडीन, प्यूरिन ऑलवेज बेस पेयर विद द पायरिमिडीन, और प्यूरिन पायरिमिडीन से बेस पेयर कर रहा है, यानी कि एडेनिन जो होगा वो किससे बेस पेयर करेगा, एडेनिन थायमिन से बेस पेयर करता है। वहीं जो गुआनिन होता है ये साइटोसिन से बेस पेयर करता है। बहुत ही बेसिक बात है, अगर आप 12th पास हैं, नीट का एग्जाम देने वाले हैं, तो ये आपको ये बात पता होगी। एडेनिन थायमिन से बेस पेयर करता है, वहीं गुआनिन साइटोसिन से बेस पेयर करता है। अगर यहीं पे थायमिन हम आरएनए की बात करेंगे तो आरएनए में क्या होगा, सबसे पहले एडेनिन किससे बेस पेयर करेगा, अब यूरेसिल से। केवल आरएनए और डीएनए में इतना ही डिफरेंस होता है। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या हुआ, यह है 5 प्राइम एंड, दिस वन इज द 5 प्राइम एंड, दिस वन इज द 3 प्राइम एंड, दिस इज द एंटी पैरेलल यानी कि 3 प्राइम, दिस वन इज द 5 प्राइम एंड। एक दूसरे के क्या हो गए, एंटी पैरेलल हो गए। अब यहां पे सीक्वेंस की बात करें, सीक्वेंस, यहां पे सीक्वेंस क्या होगा, एडेनिन किससे बेस पेयर करेगा, थायमिन से करेगा। गुआनिन किससे बेस पेयर करेगा, साइटोसिन से, साइटोसिन गुआनिन से, एडेनिन थायमिन, एडेनिन से गुआनिन, साइटोसिन, साइटोसिन एडेनिन एंड गुआनिन। क्या हो गए, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हो गए। यानी कि अब यहां से हमें एक और रिजल्ट मिलता है, अगर हमें किसी डीएनए का केवल एक स्टैंड का सीक्वेंस पता है तो हम उसके दूसरे स्टैंड का सीक्वेंस बड़े आराम से पता लगा सकते हैं। क्यों, क्योंकि जो डीएनए होता है एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। सेकंड पॉइंट आपका क्लियर हुआ। थर्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, दोनों स्टैंड के बीच का जो दोनों स्टैंड आपस में जुड़े होते हैं विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड जुड़े होते हैं। यहां पे एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गुआनिन और साइटोसिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। वहीं अगर हम बात करें एडेनिन और थायमिन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं। गुआनिन और साइटोसिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, एडेनिन और थायमिन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। आगे बात करते हैं, यूनिफॉर्म डायामीटर अबाउट 20 एंगस्ट्रॉम। यहां पे कह रहा है कि जो डायामीटर होता है वो यूनिफॉर्म डायामीटर होता है, यानी कि इस पॉइंट से अगर हम चलें और लास्ट के पॉइंट तक जाएं तो यहां पे जो डायामीटर होगा उनके बीच का डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा। अब ऐसा क्यों हुआ, अब ऐसा क्यों हुआ इसको समझें। यहां पे एडेनिन किससे बेस पेयर किया, प्यूरिन किससे बेस पेयर, यहां पे एडेनिन हम एग्जांपल नहीं लेते हैं, यहां पे हम लेते हैं प्यूरिन बेस पेयर विद द पायरिमिडीन, पायरिमिडीन। अगर हम प्यूरिन के स्ट्रक्चर की बात करें तो जो प्यूरिन का स्ट्रक्चर है वो डबल
नाइट्रोजन बेस से मिलकर बना हुआ है, प्यूरिन डबल नाइट्रोजन बेस से मिलकर बना हुआ है। और अगर हम पायरिमिडीन की बात करें तो पायरिमिडीन सिंगल नाइट्रोजन बेस से मिलकर बना हुआ है, उनका सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है। प्यूरिन डबल रिंग स्ट्रक्चर, पायरिमिडीन सिंगल रिंग स्ट्रक्चर। ऑलवेज प्यूरिन बाइंड विद दी पायरिमिडीन। ऐसे यहाँ पे क्या हुआ, प्यूरिन इससे क्या बाइंड किया, पायरिमिडीन से बात किया। आगे बात करते हैं, यहाँ पे फिर आ गया एक प्यूरिन आ गया, यहाँ पे दूसरा पायरिमिडीन आ गया, यहाँ पे पायरिमिडीन आ गया, एक दूसरा प्यूरिन आ गया, यहाँ पे पायरिमिडीन आ गया। प्यूरिन पायरिमिडीन, प्यूरिन पायरिमिडीन, इनके बीच का आप डिस्टेंस देखें, आप इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो ऑलवेज क्या है, इक्वल है। डिस्टेंस ऑलवेज इक्वल है। अगर यहीं पे क्या होता है, एक प्यूरिन के साथ बाइंड हो जाता है और एक पायरिमिडीन के साथ बाइंड हो जाता है, तो यहाँ पे डिस्टेंस क्या हो जाता है, अल्टर कर जाते हैं। यहाँ पे डिस्टेंस बढ़ जाता है, यहाँ पे डिस्टेंस कम हो जाता है। अगर प्यूरिन से बाइंड करता, पायरिमिडीन से बाइंड करता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि प्यूरिन पायरिमिडीन से बाइंड कर रहा है, इसीलिए उनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो ऑलवेज क्या होगा, सेम होगा। और कितना होता है 20 एंगस्ट्रॉम। समझ में आया? आगे बात करते हैं, अकॉर्डिंग टू वाटसन एंड क्रिक मॉडल के डीएनए का और क्या खास बात था, डिस्टेंस बिटवीन द टू बेस पेयर इज 3.4 एंगस्ट्रॉम। दो बेस पेयर के बीच का जो डिस्टेंस होगा ये है डीएनए के बीच के जो दो बेस पेयर हैं, इन दो बेस पेयर के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो 3.4 एंगस्ट्रॉम होता है। वहीं हेलिक्स लेंथ की अगर हम बात करें, पूरे के पूरे हेलिक्स लेंथ की बात करें तो ये होता है 34 एंगस्ट्रॉम। एक हेलिक्स के अंदर 10 नाइट्रोजन बेस पेयर आते हैं एंड स्टेप बेस पेयर की अगर हम बात करें तो होता है 10। अगर हम स्टेप बेस पेयर की बात करें तो 10 स्टेप होता है। वहीं बैकबोन की बात करें तो बैकबोन जो होता है ये शुगर प्लस फास्फेट मिलकर क्या बनाते हैं, ये बैकबोन का फॉर्मेशन करते हैं। बैकबोन का फॉर्मेशन का मतलब ये हमारा पूरा का पूरा क्या है, एक डीएनए का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे लगे हुए प्यूरिन, इधर लगे हुए पायरिमिडीन, प्यूरिन पायरिमिडीन एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, पेयरिंग कर रहे हैं। लेकिन जो एक्चुअल में बेस बनाने का काम कर रहा है, एक्चुअल में बैकबोन बनाने का काम कर रहा है, वो कौन कर रहा है, शुगर और फास्फेट मिलकर कर रहे हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके नीट के एग्जाम के लिए, चारगाफ रूल। चारगाफ रूल की अगर हम बात करें तो चारगाफ रूल में चारगाफ ने क्या बताया कि प्यूरिन हमेशा किससे बाइंड करता है, पायरिमिडीन से बाइंड करता है। वहीं एडेनिन प्लस ग्वानिन का जो रेशियो होता है वो साइटोसिन और थायमिन के बराबर होता है। एडेनिन प्लस ग्वानिन इक्वल टू साइटोसिन प्लस थायमिन। और यहाँ पे इन्होंने एक और दिया, एडेनिन प्लस ग्वानिन अपान साइटोसिन प्लस थायमिन ऑलवेज इक्वल टू 1। एडेनिन प्लस ग्वानिन साइटोसिन प्लस थायमिन ऑलवेज इक्वल टू 1। और एक खास बात इस यहाँ पे थी, एडेनिन का जो कंसंट्रेशन होगा वो होगा थायमिन के बराबर, एडेनिन का कंसंट्रेशन थायमिन के बराबर एंड ग्वानिन का कंसंट्रेशन साइटोसिन के बराबर। यहाँ पे एनसीईआरटी में कुछ डाटा दिया हुआ है, डाटा आपको याद रखना है। जैसे अगर हम बात करें आर्नियम की, बैक्टीरिया लैम्डा 5174 बैक्टीरियोफेज थी, उसके अंदर जो न्यूक्लियोटाइड का नंबर होता है 5386 है, 5386 न्यूक्लियोटाइड होता है। वहीं अगर हम बैक्टीरियोफेज की बात करें, लैम्डा बैक्टीरियोफेज, तो लैम्डा बैक्टीरियोफेज के अंदर जो नाइट्रोजन बेस होता है वो 48502 नाइट्रोजन बेस होता है। एनसीईआरटी का डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना होगा, इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है। नेक्स्ट वन, ई कोलाई के अंदर जो नंबर होता है वो 4.6 10 to power 6 होता है। 4.6 10 to power 6 नाइट्रोजन बेस होता है। नेक्स्ट वन, इन यूकैरियोटिक पैकेजिंग ऑफ द कैरिड आउट बाय द हिस्टोन प्रोटीन। अब यहां से अगर नाइट्रोजन बेस है, यहां पे एक डाटा देखें, अगर नाइट्रोजन बेस की अगर हम बात करें तो यहां पे है 4.6 10 to power 6। वहीं अगर हम ह्यूमन की बात करें, ह्यूमन के अंदर जो नाइट्रोजन बेस होते हैं वो होते हैं 10 to power 9 के ऑर्डर के। ह्यूमन के अंदर जो नाइट्रोजन बेस हुए वो हुए 10 to power 9 के ऑर्डर की। अब यहाँ पे एक डिस्टेंस है जो होता है वो कितना होता है, एक नाइट्रोजन बेस के बीच का 3.4 एंगस्ट्रॉम। यहाँ पे टोटल है
10⁻⁹ के ऑर्डर का। यहां पे जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है हमारा अबाउट 2.2 मीटर लॉन्ग डीएनए। 2.2 मीटर लॉन्ग डीएनए ह्यूमन के अंदर देखने को मिलता है। डीएनए का साइज, डीएनए 2.2 मीटर, न्यूक्लियस का साइज माइक्रोमीटर के अंदर, माइक्रोमीटर। डीएनए का साइज मीटर में, न्यूक्लियस का साइज माइक्रोमीटर में। एक है मीटर लंबा डीएनए क्या है, कैसे एक माइक्रोमीटर न्यूक्लियस के अंदर फिट होगा, ये हमें समझना होगा। तो उसके लिए आता है पैकेजिंग ऑफ डीएनए। पैकेजिंग ऑफ डीएनए की अगर हम बात करें तो पैकेजिंग ऑफ डीएनए में क्या होता है, 2.2 मीटर लॉन्ग डीएनए को एक माइक्रोमीटर साइज के न्यूक्लियस के अंदर फिट किया जाता है। जैसे अगर हम बात करें एक ऊन का गोला, ऊन के गोले में क्या होता है, 100 मीटर 200 मीटर लॉन्ग है थ्रेड होता उनका, उसको एक गोले में बना के एक छोटे से गोले में पैक कर देते हैं। ठीक उसी तरीके से हम 2.2 मीटर के डीएनए को पैक करके इस माइक्रोमीटर साइज के न्यूक्लियस के अंदर क्या कर देंगे, पैक कर देंगे। ये हो गया हमारा डीएनए का साइज। लेकिन अब डीएनए को पैक कैसे करेंगे, पैक करने के लिए हमारे पास क्या है, एक डीएनए है। अब इसको पैक करने के लिए किसी के में हमें क्या होगा, लपेटना होगा। अब कैसे हम लपेटेंगे, इसके लिए आता हमारे पास एक हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन की अगर हम बात करें तो हमारे पास जो डीएनए है वो दो तरह के होते हैं, एक प्रोकैरियोटिक कार्डियम है, एक यूकैरियोटिक कार्डियम है। प्रोकैरियोट और एक है यूकैरियोट। जैसे प्रोकैरियोट की अगर हम बात करें ई कोलाई हो गया, यूकैरियोट की बात करें ह्यूमन हो गया। ह्यूमन के अंदर कितने डीएनए बेस पेयर होते हैं, 3.3 10⁻⁹ यूकैरियोट्स के अंदर है टोटल डीएनए जो बेस पेयर हैं वो 3.3 10⁻⁹ है। अगर हम इनको 3.4 10⁻⁻10 यानी कि 34 एंगस्ट्रॉम से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 3.4 एंगस्ट्रॉम से, तो हमारे पास आएगा अबाउट 2.2 मीटर लॉन्ग डीएनए। डीएनए हमारा निगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल है। डीएनए इज निगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल, निगेटिव चार्ज मॉलिक्यूल, डीएनए निगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल। क्यों निगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल, अभी तक हमने देखा डीएनए के स्ट्रक्चर में क्या है, एक है सुगर, एक है फास्फेट। और जो फास्फेट है वो क्या है, निगेटिव होता है, साथ में एसिडिक होता है। निगेटिव और एसिडिक। अगर हमें इसको पैक करना होगा तो किसी एक पॉजिटिव चीज के ऊपर पैक करना होगा ताकि निगेटिवली पॉजिटिवली एक दूसरे को अट्रैक्ट करें और क्या हो जाए, अच्छे से बाइंडिंग हो जाए। निगेटिवली और पॉजिटिवली दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करें और एक दूसरे के ऊपर क्या हो जाए, बाइंड हो जाए। उसी के लिए हम क्या लेते हैं, एक प्रोटीन लेते हैं जिसका नाम होता है हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन की खास बात यह होती है ये पॉजिटिवली चार्ज मॉलिक्यूल, पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन होता है। पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, ये पॉजिटिव चार्ज होता है, ये बेसिक होता है। दिस इज द बेसिक। ड्यू टू दी, यहां पे इंपॉर्टेंट लाइन है, आर्जिनिन लाइसिन एंड आर्जिनिन अमीनो एसिड। आर्जिनिन एंड लाइसिन, ये आर्जिनिन और लाइसिन क्या है, अमीनो एसिड हैं। ड्यू टू दी arginine and lysine amino acid, this is the basic in nature, basic in nature। अब आगे हम बात करते हैं डीएनए की पैकेजिंग होती कैसी है। तो डीएनए की पैकेजिंग के लिए आता है हिस्टोन ऑक्टामर। हिस्टोन ऑक्टामर, ये हिस्टोन ऑक्टामर क्या होता है, ये 4 मॉलिक्यूल ऑक्टामर मॉलिक्यूल होते हैं हिस्टोन के। ये क्या करते हैं, आपस में बाइंड होते हैं। जैसे हमने एक ऑक्टामर बनाया है, इस ऑक्टामर के अंदर 4 क्या है, मॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं। 4 मॉलिक्यूल हिस्टोन ऑक्टामर या कोर हिस्टोन प्रेजेंट है। कौन कौन से, H1A, H1, H2B, H2A एंड H1B। H3 H4, इसको H3
एंड H4, H3 एंड H4, ये चार हमारे पास हिस्टोन ऑक्टामर मॉलिक्यूल क्या है, प्रेजेंट है। अब हमारे पास जो डीएनए है, डीएनए कुछ है इस तरीके से है, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। अब ये डीएनए क्या होगा, यहां से शुरू होगा, यहां से शुरू होगा और इस तरीके से, इस तरीके से इसके ऊपर क्या हो जाएगा, बाइंड हो जाएगा, बाइंड हो गया। और यहां पे डीएनए के दो एंड आ गए आपस में खुले हुए। इन दोनों एंड को बाइंड करने के लिए एक स्पेशल टाइप का हिस्टोन ऑक्टामर आता है, स्पेशल टाइप का हिस्टोन ऑक्टामर जिसका नाम होता है H1 हिस्टोन, H1 हिस्टोन, H1 हिस्टोन। हमारा जो हिस्टोन प्रोटीन है वो पॉजिटिवली चार्ज है, डीएनए नेगेटिवली चार्ज है, तो दोनों एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, बहुत ही कंप्लीटली क्या होता है, कंपैक्टली पैक हो जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। और साथ में H1 स्टोन जो आता है, H1 स्टोन दोनों एंड को आपस में जोड़ने का काम करता है। जैसे एक अगर हम ऊन का धागा लें, उसको किसी एक गोले पे लपेट दें और दोनों एंड को आपस में क्या कर दें, बाइंड कर दे, तो जो धागा होगा उस गोले के ऊपर क्या हो जाएगा, कंप्लीटली पैक्ड हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से जो डीएनए वो आता है, इस हिस्टोन ऑक्टामर मॉलिक्यूल के ऊपर कंप्लीटली पैक हो जाता है। अब यहाँ पे एक और खास बात आती है कि एक हिस्टोन ऑक्टामर में अबाउट 200 नाइट्रोजन बेस पैक होते हैं। कितने, 200 नाइट्रोजन बेस के बेस पेयर डीएनए पैक होते हैं। अब हमारे पास तो बहुत लंबा डीएनए है, उसमें बहुत सारे बेस पेयर हैं। अब बनता कैसे है, डीएनए की पैकेजिंग का एक चार्ट वो देखते हैं। सबसे पहले चार्ट, यहां पे डीएनए ए डीएनए है, डीएनए डबल स्टैंड है। हमें केवल अभी एक लाइन आपको दिख रही है, क्यों, क्योंकि हमने बहुत माइक्रो लेवल पे बनाया है, ये ऐसे समझें इसको। यहां पे जो हिस्टोन है, ये बीच बीच में क्या है, हिस्टोन आके बाइंड हुए हैं। हिस्टोन के बाइंड होने की वजह से इस जो डीएनए का अपीयरेंस है वो कुछ है इस तरीके से दिख रहा है, बीड, बीड ऑन स्ट्रिंग। जैसे धागे में मोती होती है, ठीक उसी तरीके से इस डीएनए के ऊपर हिस्टोन ऑक्टामर आके लगने की वजह से क्या हो रहा है, दिख रहा है जैसे एक धागा है डीएनए का, उसके ऊपर आके मोती बहुत सारी लगी हुई हैं। मैंने दूर दूर बनाया है समझने के लिए, लेकिन क्या होते हैं, बहुत पास पास लगे होते हैं। एक एक में 200 बेस पेयर क्या होते हैं, अटैच होते हैं। अब ये क्या हुए, ये हमारा डीएनए है। अब इस डीएनए का क्या होता है, ये और ट्रांसफॉर्मेशन होता है। इसका फॉर्मेशन आप है न्यूक्लियोसोम, यहां पे न्यूक्लियोसोम का फॉर्मेशन होता है। न्यूक्लियोसोम क्या होता है, अब ये जो डीएनए मॉलिक्यूल है, ये डीएनए मॉलिक्यूल है, ये आपस में और ज्यादा कॉम्पैक्ट करते हैं। आपस में कॉम्पैक्ट किए, ये बना लिए हेलिकल स्ट्रक्चर, हेलिकल स्ट्रक्चर। डी से को नाम दिया था न्यूक्लियोसोम। ये जो मॉलिक्यूल बना है इसका नाम है न्यूक्लियोसोम। अब बना लिए हेलिकल स्ट्रक्चर। हेलिकल स्ट्रक्चर किसकी वजह से बनते हैं, जब हमें दोनों एंड को क्या कर देते हैं, आपस में जोड़ देते हैं, तो बनता है हेलिकल स्ट्रक्चर। और इस हेलिकल स्ट्रक्चर का नाम होता है क्रोमैटिन फाइबर। क्रोमैटिन, क्रोमैटिन फाइबर। न्यूक्लियोसोम, क्रोमैटिन फाइबर। इस क्रोमैटिन फाइबर के ऊपर भी क्या लगे हुए हैं, इस क्रोमैटिन फाइबर के ऊपर भी क्या लगे हुए हैं, न्यूक्लियोसोम लगे हुए हैं, हिस्टोन ऑक्टामर लगे हुए हैं। पूरे के पूरे हिस्टोन ऑक्टामर सभी जगह अटैच हैं, जिसमें डीएनए लपेटा हुआ है। डीएनए पूरा क्या है, इसके अंदर लपेटा हुआ है। आगे बात करें, अब यहां पे क्या आता है, इस जो क्रोमैटिन फाइबर बना है, अब इसका और एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनता है। इसके लिए आता है एक और प्रोटीन जिसका नाम होता है NHC प्रोटीन, NHC, नॉन हिस्टोन क्रोमैटिन। नॉन हिस्टोन क्रोमैटिन प्रोटीन, ये नॉन हिस्टोन क्रोमैटिन जो प्रोटीन होता है, इसको और कॉम्पैक्ट कर देता है। कॉम्पैक्ट करने के बाद ये कुछ इस तरीके से दिखाई देने लगता है, ये कुछ है इस तरीके से दिखाई देने लगा। इसका नाम हो गया लूप्स ऑफ डीएनए।
लूप ऑफ डीएनए। ये क्या बन गया? डीएनए का एक पूरा का पूरा लूप का फॉर्मेशन हो गया, या फिर इसी को नाम दिया जाता है एनएससी प्रोटीन की मदद से ये लूप ऑफ है डीएनए बना, या फिर स्कैटफोल्ड डीएनए हुआ। स्कैटफोल्ड डीएनए, फोल्ड का फॉर्मेशन स्कैटफोल्ड डीएनए। अब ये और क्या होता है? फर्दर कॉम्पैक्ट होता है, इसका फर्दर एक कॉम्पैक्ट होता है, और कॉम्पैक्ट होने के बाद इसका जो स्ट्रक्चर बनता है अब आपको समझ में आ जाएगा क्या बन गया। ये स्ट्रक्चर जो है, इस स्ट्रक्चर का नाम होता है क्रोमै, क्या होता है बताएं? इस स्ट्रक्चर का नाम क्या होता है? इस स्ट्रक्चर का नाम होता है क्रोमैटिड। क्रोमैटिड, ये बन गया क्रोमैटिड, सिस्टर क्रोमैटिड। याद आया नाम? याद है? एक काम करिए, आप जब भी कोई मॉलिक्यूल, कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हैं, उसमें अगर कोई भी वर्ड आया, उससे रिलेटेड जितने भी पूरे बायोलॉजी में आपके कॉन्सेप्ट है, सबको आपके तुरंत रिवाइज होना चाहिए। क्रोमैटिड शब्द जैसे सुनते हैं आपको सिस्टर क्रोमैटिड का नाम याद आना चाहिए, क्रॉसिंग ओवर का नाम याद आना चाहिए। क्रॉसिंग ओवर में क्या होता था? यही क्रोमैटिड का एक पार्ट टूट के जाके अटैच होता था, क्रोमैटिड बन गया। अब ये क्या हो गया? और फर्दर कंडेंस हुआ। कंडेंस होने के बाद यहाँ पे दो क्रोमैटिड आपस में जुड़ जाते हैं और कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बन जाता है। इस तरीके का स्ट्रक्चर बना। अब इसका नाम क्या हो गया? क्रोमोसोम। एक क्या हो गया? क्रोमोसोम। क्या हो गया? क्रोमोसोम। ये पूरा का पूरा कंपैक्ट स्ट्रक्चर है। हमने 2 मीटर 2 लॉन्ग डीएनए को 1.4 नैनो 1400 नैनोमीटर लॉन्ग क्रोमोसोम के अंदर क्या कर दिया? पैक कर दिया। 1400 लॉन्ग क्रोमोसोम के अंदर पैक कर दिया। हमारा जो 2.2 मीटर लॉन्ग डीएनए था, हमने उसको एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर के अंदर पैक कर दिया। दिस इज कॉल्ड पैकेजिंग ऑफ डीएनए। अब यहाँ पे एक और टर्मिनोलॉजी आती है, हेट्रोक्रोमैटिन एंड यूक्रोमैटिन। हेट्रोक्रोमैटिन एंड यूक्रोमैटिन। हेट्रोक्रोमैटिन एंड यूक्रोमैटिन। हेट्रोक्रोमैटिन की अगर हम बात करें तो हेट्रोक्रोमैटिन वो क्रोमैटिन होता है जहां पे क्रोमैटिन जो फाइबर होते हैं बहुत डेंसली हाईली पैक्ड होते हैं। हाईली डेंसली पैक होने की वजह से क्या हो गया है कि अब इनका ट्रांसलेशन नहीं हो पाएगा। ट्रांसलेशन नॉट पॉसिबल। ट्रांसलेशन नॉट पॉसिबल। अगर ट्रांसलेशन पॉसिबल नहीं होगा तो यहां पे प्रोटीन नहीं बनेगा। अगर प्रोटीन नहीं बनेगा तो ये कैरेक्टर डेवलप नहीं करवा पाएंगे। वहीं जो यूक्रोमैटिन होते हैं, यूक्रोमैटिन लूजली पैक होते हैं। इनका जो डीएनए होता है लूजली पैक होता है। अगर डीएनए लूजली पैक है तो इससे आरएनए बनेगा, आरएनए से प्रोटीन बनेगा। डीएनए से आरएनए बना एंड आरएनए से प्रोटीन बन गया। डीएनए, आरएनए और प्रोटीन अगर बन गया, प्रोटीन से क्या हो जाएगा? कैरेक्टर डेवलप होगा। इसीलिए जो यूक्रोमैटिन होता है ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है, वही हेट्रोक्रोमैटिन की बात करें तो ये ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होता है। नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं पैकेजिंग ऑफ डीएनए। पैकेजिंग ऑफ डीएनए को हमने बता दिया। अब यहाँ पे एक डायग्राम दिया हुआ आपके एनसीईआरटी में, इस डायग्राम को याद रखना है। यहाँ पे जो हमने बात किया कि इन दोनों इनको बाइंड करने के लिए कौन आता है? H1 हिस्टोन आता है और ये है हिस्टोन ऑक्टामर। दिस वन इज कॉल्ड, पूरा का पूरा जो गोला होता है, इस गोले को, इस बॉल को नाम दिया जाता है हिस्टोन ऑक्टामर। इसी के अराउंड, इसी के चारों तरफ क्या होता है? हमारा जो डीएनए होता है वो पैक होता है। इसी के चारों तरफ है डीएनए पैक होता है और इसी को नाम दिया जाता है हिस्टोन ऑक्टामर मॉलिक्यूल, कोर हिस्टोन ऑक्टामर मॉलिक्यूल। अगर हम बात करें यहाँ पे डाटा की, तो जो एनसीईआरटी में लाइन लिखी हुई है, बेसिक प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन क्या होता है? बेसिक प्रोटीन होता है, लाइसिन एंड आर्जिनिन है, अमीनो एसिड में रिच होता है। ए टिपिकल न्यूक्लियोसोम कंटेन 200 बेस पेयर। याद रखना, टिपिकल न्यूक्लियोसोम कितना करता है? 200 बेस पेयर को कंटेन करता है। ह्यूमन डीएनए की बात करें तो ह्यूमन डीएनए जो होता है 3.3 10 to power
9 3.3 10 टू पावर 9 बेस पेयर होता है। और अगर हमें लेंथ की बात करें तो 2.2 मीटर लॉन्ग डीएनए होता है। 2.2 मीटर लॉन्ग डीएनए 3.3 10 टू पावर 9 बेस पेयर प्रेजेंट होता है। आगे बात करते हैं सर्चिंग ऑफ जेनेटिक मटेरियल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर अभी तक आपने इस चैप्टर में नहीं ध्यान दिया तो अब आपको ध्यान देने की जरूरत है। सर्चिंग ऑफ जेनेटिक मटेरियल, कोई भी साल ऐसा गैप नहीं जाता है जिससे इस पार्ट से क्वेश्चन ना पूछा जाए। सर्चिंग ऑफ जेनेटिक मटेरियल, हमने अभी तक बात कर ली कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है, डीएनए हो सकता है, या फिर प्रोटीन हो सकता है। हमारे पास 3 न्यूक्लिक एसिड, 3 न्यूक्लिक एसिड थे। कौन था? डीएनए था, आरएनए था, प्रोटीन था। अब डीएनए और आरएनए प्रोटीन में से एक्चुअल में जेनेटिक मटेरियल कौन है? हमें ये तो पता चल गया कि कैरेक्टर ट्रांसफर हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है? जेनेटिक मटेरियल की वजह से हो रहा है। लेकिन ये जेनेटिक मटेरियल है कौन? जेनेटिक मटेरियल किस तरह एक्ट कौन कर रहा है? डीएनए कर रहा है, आरएनए कर रहा है, प्रोटीन कर रहा है, कौन कर रहा है? तो उसी के लिए पता लगाने के लिए आता हमारे पास सर्चिंग ऑफ जेनेटिक मटेरियल। सर्चिंग ऑफ जेनेटिक मटेरियल की अगर हम बात करें तो जेनेटिक मटेरियल को सर्चिंग में जो सबसे पहला साइंटिस्ट का नाम आता है वो आता है ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट। ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट का नाम, ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट। इन्होंने क्या किया? इन्होंने जो वर्क किया स्ट्रेप्टोकाकस निमोनिया बैक्टीरिया को लेकर एक्सपेरिमेंट किया। इनका जो एक्सपेरिमेंटल मॉडल था वो क्या था? इन्होंने बैक्टीरिया का 2 स्ट्रेन लिया, एक यस थर्ड वायरुलेंट, एक लिया और सेकंड नॉन वायरुलेंट। स्ट्रेप्टोकाकस निमोनिया जो बैक्टीरिया होती है ये निमोनिया काज करने का काम करती है। स्ट्रेप्टोकाकस निमोनिया काज करने का काम करती है। 2 वेरिएंट होते हैं, एक यस थर्ड का मतलब हुआ स्मूथ बैक्टीरिया। स्मूथ बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया होती हैं जो कि डिजीज काज करने का काम करती हैं। वहीं अगर हम आर सेकंड की बात करें तो आर सेकंड जो होता है नॉन वायरुलेंट होता है। आर का मतलब होता है रफ स्ट्रेन बैक्टीरिया, और ये नॉन वायरुलेंट होती है। नॉन वायरुलेंट का मतलब हुआ ये डिजीज काज नहीं करती हैं। रफ का मतलब हुआ कि इनकी बॉडी के ऊपर एक पैकेजिंग कैप्सूल पाया गया। यहां पे जो ये स्मूथ वाले हैं, स्मूथ के ऊपर एक कैप्सूल पाया गया। कैप्सूल की वजह से क्या हो गए? ये चिकने हो गए, इसीलिए क्या नाम दिया गया? स्मूथ बैक्टीरिया। और जो एक्चुअल में डिजीज काज करने का, निमोनिया काज करने का काम करता है वो एक कैप्सूल ही करता है। अब इन्होंने एक्सपेरिमेंट कैसे किया? याद रखना, एक्सपेरिमेंट जो किया था इन्होंने चूहों के ऊपर किया। इन्होंने क्या किया? एक आर सेकंड बैक्टीरिया को लिया, एक इंजेक्शन में भरा और इसको इंजेक्ट इन माइस, चूहे के अंदर क्या कर दिया? माइस के अंदर इंजेक्ट कर दिया। चूहे हमारे बायोलॉजी के एक ऐसे जानवर हैं जिसको जो भी साइंटिस्ट आया इनको पकड़ा, इंजेक्शन लगा दिया। जो भी साइंटिस्ट आया पकड़ा, इंजेक्शन लगा दिया। चूहों की कोई औकात नहीं है बायोलॉजी में। लेकिन जो सबसे ज्यादा एक्सपेरिमेंट भी हुए किसके ऊपर हुए? चूहे के ऊपर हुए। सबसे ज्यादा आपके बायोटेक में एक लाइन लिखी हुई है, अबाउट 95% ऑफ द टोटल ट्रांसजेनिक एनिमल इज द माइस। 95% जितने भी ट्रांसजेनिक एनिमल बने हुए हैं उसमें सबसे ज्यादा क्या है? वो क्या है? माइस हैं, चूहे हैं। तो इन्होंने क्या लिया? एक रफ सेकंड न्यूमोनिया बैक्टीरिया को लिया, माइस के अंदर इंजेक्ट कर दिया। और जैसे ही माइस के अंदर इंजेक्ट किया, माइस के अंदर इंजेक्ट करने के बाद इन्होंने देखा जो माइस थी, माइस लाइव। फिर इन्होंने लिया, ये था फर्स्ट एक्सपेरिमेंट। सेकेंड एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या किया? स्मूथ बैक्टीरिया, स्मूथ है, थर्ड को लिया और माइस के अंदर इंजेक्ट कर दिया। जैसे माइस के अंदर इंजेक्ट किया, माइस क्या हो गया? डेड हो गया। माइस डेड।
माइस डेड हो गया। थर्ड एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या किया, स्मूथ थर्ड को लिया, लेकिन खास बात ये थी ये हीट किल्ड था। अब इसको क्या कर दिया, हीट किल्ड यानी कि मार दिया, हीट किल्ड मार दिया। और मारने के बाद माइस के अंदर जैसे इंजेक्ट किया, माइस के अंदर इंजेक्ट किया तो माइस अब देखा क्या था, माइस लाइव, माइस लाइव, चूहे क्या थे, जिंदा थे। फिर इन्होंने क्या किया, अब आर सेकंड को लिया, आर सेकंड को लिया प्लस यस थर्ड को लिया। अब ये जो यस थर्ड था ये हीट किल्ड वाला था, हीट किल्ड, हीट किल्ड, हीट किल्ड यस थर्ड को लिया और आर सेकंड को लिया और चूहे के अंदर इंजेक्ट कर दिया, इंजेक्ट इन माइस। अब जो चूहा था ये बहुत खास रिजल्ट आने वाला है। इस रिजल्ट को देख के पूरा ग्रिफिथ क्या हो गए, अचंभित हो गए। क्या था, जो माइस था वो डेड हो गया, माइस क्या हो गया, डेड हो गया, मर गया। इस रिजल्ट को देखो, आर सेकंड यानी कि नॉन वायलेंट, बिना बीमारी वाला, बिना डिजीज वाला, और यस थर्ड हीट किल्ड। जब हमने माइस के अंदर इंजेक्ट किया तो माइस को क्या होना चाहिए था, जिंदा होना चाहिए था। क्यों, क्योंकि जब हीट किल्ड हम डाले थे तो माइस जिंदा था, जब आर सेकंड डाले थे तो माइस जिंदा था। इस केस में भी क्या होना चाहिए था, माइस जिंदा होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। और क्या हो गया, माइस मर गया। ऐसा हुआ क्यों, इन्होंने बताया, अपने एक्सपेरिमेंट से बताया, समथिंग वाज दैट, समथिंग वाज प्रेजेंट इन द yes third bacteria which convert R second into the virulent bacteria. Something was present in yes third bacteria which convert R second into the virulent bacteria so that mice will dead. कुछ तो था इस यस थर्ड के अंदर जिसने आर सेकंड को बीमारी वाले बैक्टीरिया के अंदर कन्वर्ट कर दिया और जिससे जो चूहा था वो मर गया, उसको निमोनिया हो गया। अब क्या था, इससे ये तो नहीं पता चला कि आखिर में जेनेटिक मटेरियल कौन है, हमें जेनेटिक मटेरियल का केमिकल नेचर नहीं पता चला, लेकिन ये जरूर पता चला कि स्मूथ थर्ड जो बैक्टीरिया था, स्मूथ बैक्टीरिया था, स्मूथ है बैक्टीरिया, यस बैक्टीरिया, यस स्ट्रेन, यस स्ट्रेन ट्रांसफॉर्म आर स्ट्रेन इनटू यस स्ट्रेन, आर स्ट्रेन इनटू यस स्ट्रेन। सो माइस विल डेड, जिससे चूहा क्या हो गया, मर गया। ऐसा हुआ क्यों, हीट किल्ड जो हमने यस स्ट्रेन लिया था, हीट किल्ड, दिस इज द हीट किल्ड। अगर हम इसको आर स्ट्रेन के साथ जोड़ें तो क्या कर देगा, ये आर स्ट्रेन को ट्रांसफॉर्म कर देगा, ट्रांसफॉर्म इनटू द यस स्ट्रेन, और वो भी कैप्सुलेटेड। किसके अंदर, यस स्ट्रेन कैप्सुलेटेड के अंदर। यही होता है ट्रांसफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट ग्रिफिथ का। इससे खास बात ये थी, हमें अभी भी जो ट्रांसफॉर्मिंग एजेंट था उसका केमिकल नेचर नहीं पता चला। अब आते हैं नेक्स्ट साइंटिस्ट एवरी। ये है कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, मैंने एक वो बनाया है आपके लिए एनिमेटेड चार्ट, जिससे क्या होगा पता चल जाएगा। हमने क्या लिया, रफ स्टेन लिया, रफ स्टेन को जैसे चूहे के अंदर इंजेक्ट किया, चूहा क्या था, जिंदा था। फिर हमने स्मूथ स्टेन को लिया, स्मूथ स्टेन को चूहे के अंदर इंजेक्ट किया, चूहा मर गया, डाई हो गया। फिर हमने हीट के लिए स्मूथ स्टेन को लिया, चूहे के अंदर इंजेक्ट किया, चूहा क्या था, जिंदा था। लेकिन जब हमने रफ स्टेन और स्मूथ स्टेन हीट किल्ड को लिया, चूहे के अंदर इंजेक्ट किया, चूहा क्या हो गया, मर गया। ये क्या है,
आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन या फिर एनिमेटेड रिप्रेजेंटेशन। अब एक नेक्स्ट साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम था, 3 साइंटिस्ट आते हैं, एवरी मैक्लायड एंड मैकार्टी। एवरी मैक्लायड एंड मैकार्टी। ये तीनों साइंटिस्ट क्या किए, इंडिया पे यहाँ पे काम किए, ट्रांसफार्मिंग एजेंट का पता लगाए, और इन्होंने पता लगाया जो ट्रांसफार्मिंग एजेंट था वो डीएनए था। ट्रांसफार्मिंग एजेंट वाज डिस्कवर्ड, ट्रांसफार्मिंग एजेंट वाज डीएनए। ट्रांसफार्मिंग एजेंट वाज डीएनए। क्या था? ट्रांसफार्मिंग एजेंट डीएनए था। अब किया कैसे इन्होंने, एक्सपेरिमेंट कैसे किया? एक्सपेरिमेंट करने के लिए यहां पे आ गया, बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ द ट्रांसफार्मिंग प्रिंसिपल बाय द एवरी मैक्लायड एंड द मैकार्टी प्रूव दैट द ट्रांसफॉर्मेशन वाज ड्यू टू द डीएनए। किसकी वजह से ट्रांसफॉर्मेशन होता है? डीएनए की वजह से होता है। अब इन्होंने, इनका एक्सपेरिमेंटल मॉडल क्या था, इन्होंने जो स्मूथ थर्ड बैक्टीरिया था, उस स्मूथ थर्ड बैक्टीरिया को 3 बीकर के अंदर लिया। स्मूथ थर्ड बैक्टीरिया जो हीट किल्ड बैक्टीरिया थी, यस थर्ड हीट किल्ड थी, यहाँ पे हीट किल्ड थी। इसके अंदर 3 बीकर के अंदर लिया, स्मूथ थर्ड बैक्टीरिया को 3 बीकर के अंदर लिया, तीनों हीट किल्ड थी। अब यहाँ पे बीकर के अंदर इस स्मूथ थर्ड बैक्टीरिया के अंदर जितने भी मटेरियल हैं उसको डाइजेस्ट करने के लिए क्या किया है, एक एक बार, जैसे इस बैक्टीरिया के अंदर, इसके अंदर, इस बीकर के अंदर क्या डाला है, यहाँ पे डाला आरएनएज एंड प्रोटीएज। इसने क्या किया, आरएनए को डाइजेस्ट कर दिया और प्रोटीन को डाइजेस्ट कर दिया। अंदर बचा क्या, केवल डीएनए बचा। यहां पे क्या डाला, यहां पे डाला डीएनएज एंड प्रोटीएज, डीएनए और प्रोटीएज को डाला, तो यहां पे क्या बचा, केवल आरएनए बचा। यहां पे ऐसे ही आरएनएज डाला, आरएनएज एंड डीएनएज, आरएनएज और डीएनएज को जैसे ही डाला, यहां पे बचा क्या, केवल प्रोटीन बचा। आरएनएज डाला, डीएनएज डाला, बचा क्या, केवल प्रोटीन बचा। अब यहां पे हुआ क्या, अब इसके अंदर इन्होंने आर स्ट्रेन को डाला, आर स्ट्रेन को बैक्टीरिया को डाला, उस आर स्ट्रेन बैक्टीरिया को डाला। उसके बाद यहां पे जो रिजल्ट आया, देखा इसको जब माइस के अंदर इस मटेरियल को इंजेक्ट किया, तो देखा माइस क्या हो गया, डेड हो गया, माइस डेड हो गया। लेकिन जब इस कॉम्बिनेशन को डाला तो इस यहाँ पे माइस डेड नहीं हुआ, यहाँ पे माइस डेड नहीं हुआ। तो इन्होंने पता लगाया, बताया कि डीएनए वो है, डीएनए ही है जिसने आर स्ट्रेन को एस स्ट्रेन के अंदर कन्वर्ट कर दिया। यानी कि जो ट्रांसफार्मिंग एजेंट था वो क्या था, डीएनए था। दिस वाज द एवरी मैक्लायड एंड द मैकार्टी। लेकिन अभी भी कुछ साइंटिस्ट थे, अभी भी कुछ साइंटिस्ट ऐसे थे जिनको यकीन नहीं हो रहा था, जो मानने को तैयार नहीं हो रहे थे कि जो डीएनए है वही एक्चुअल में यहाँ पे ट्रांसफार्मिंग एजेंट है, डीएनए ही एक्चुअल में जेनेटिक मटेरियल की तरह वर्क करता है। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट साइंटिस्ट आते हैं वो क्या बताते हैं, अनवोकल प्रूफ ऑफ जेनेटिक मटेरियल। अनवोकल प्रूफ ऑफ जेनेटिक मटेरियल का मतलब होता है ऐसा प्रूफ है जिसके बाद किसी को भी कोई शक नहीं रह गया, सबकी बोलती बंद कर दिए, बता दिया अपने एक्सपेरिमेंट से कि हाँ डीएनए ही वो है जो एक्चुअल में जेनेटिक मटेरियल की तरह काम कर रहा है। अनवोकल प्रूफ ऑफ जेनेटिक मटेरियल जो दिए थे हर्शे एंड चेज ने दिया था। हर्शे चेज ने 1952 के अंदर है, सन और नाम इंपॉर्टेंट है, हर्शे चेज एक्सपेरिमेंट। इन्होंने क्या किया, वर्क विद दी T2 बैक्टीरियोफेज। इन्होंने एक T2 बैक्टीरियोफेज को लिया, उसके ऊपर वर्क किया। और अगर हम बात करें यहाँ पे इन्होंने कौन से मटेरियल को लिया, तो इन्होंने जो मटेरियल लिया वो यस है 35 सल्फर का आइसोटोप लिया और फास्फोरस का आइसोटोप लिया। सल्फर आइसोटोप और फास्फोरस आइसोटोप। फास्फोरस क्यों, फास्फोरस प्रेजेंट इन डीएनए। वही जो सल्फर होता है ये प्रेजेंट होता है प्रोटीन के अंदर, सल्फर प्रोटीन के अंदर प्रेजेंट है, फास्फोरस प्रेजेंट है डीएनए के अंदर। अब इनका मॉडल क्या था, मॉडल कुछ इस तरीके से था।
मैं आपको एक बार अलग चार्ट बना के दिखाता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। यहां पे इन्होंने एक बैक्टीरियोफेज को लिया। बैक्टीरियोफेज क्या होता है? जो वायरस बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करता है वो बैक्टीरियोफेज कहलाता है। इन्होंने एक वायरस को लिया, एक बैक्टीरियोफेज को लिया। इस बैक्टीरियोफेज का जो डीएनए था, बैक्टीरियोफेज का जो डीएनए था, इसको लेबल कर दिया P32 से। इसको लेबल कर दिया P32 फास्फोरस 32 से लेबल कर दिया। यहां पे दूसरा जो बैक्टीरियोफेज था, दूसरा बैक्टीरियोफेज था, उसके प्रोटीन कोड को, ये जो आउटर लेयर होती है, इसको क्या नाम दिया जाता है? प्रोटीन कोड नाम दिया जाता है। जिसके अंदर क्या होता है? इसका जेनेटिक मटेरियल पैक होता है। प्रोटीन कोड को जो लेबल किया वो किया S35 से। S35 से प्रोटीन कोड को लेबल किया और P32 से डीएनए को लेबल किया, क्योंकि डीएनए के अंदर प्रेजेंट होता फास्फोरस, वहीं प्रोटीन के अंदर प्रेजेंट होता सल्फर। अब इससे क्या किया? इसका इन्फेक्शन करवा दिया एक बैक्टीरिया से। बैक्टीरिया से जैसे इन्फेक्शन करवाया, बैक्टीरिया से इन्फेक्शन करवाया, जैसे इन्फेक्शन करेगा अपना जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर करेगा। जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर किया, इसने भी अपना जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर किया। अगर जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर करेगा तो यहां पे इसके साथ क्या आ जाएगा? फास्फोरस 32 भी आ जाएगा। इसने भी अपना जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर किया, जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर किया, लेकिन जेनेटिक मटेरियल के अंदर इसके कोई भी रेडियो लेबल नहीं है। अब आगे एक्सपेरिमेंट देखते हैं। एक्सपेरिमेंट क्या था? यह था सल्फर स्टैंडर्ड लेबल्ड प्रोटीन था। इसने प्रोटीन के साथ इन्फेक्शन किया, पूरे बैक्टीरियोफेज ने इन्फेक्शन किया। यहाँ पे इसने अपना जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर किया। आगे सेल के अंदर पहला स्टेप होता है इन्फेक्शन। इन्फेक्शन हो गया। सेकंड स्टेप में ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग में क्या होता है? इसे जो बैक्टीरियोफेज बना है इसको तोड़ा जाता है। बैक्टीरियोफेज को अलग किया गया, बैक्टीरिया को अलग किया गया। यहाँ पे इसने अपना जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर किया। जेनेटिक मटेरियल में इसके अंदर क्या है? यहाँ पे लेबल्ड है, इसके अंदर फास्फोरस लेबल्ड है, वो भी फास्फोरस भी इसके अंदर आ गया, फास्फोरस भी आ गया। फास्फोरस आया, जैसे ब्लेंडिंग करवाने के बाद सेंट्रीफ्यूगेशन करवाया गया। सेंट्रीफ्यूगेशन करवाने के बाद यहाँ पे जो बैक्टीरियल स्ट्रक्चर है, बैक्टीरियल स्ट्रक्चर बड़ा होता है, भारी होता है कंपेयर टू वायरस के। तो यहाँ पे दो चीज बनी, यहाँ पे दो चीजें आई। यहाँ पे दो चीजें आई। ये है बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के अंदर का जेनेटिक मटेरियल, बैक्टीरिया सेल। इसके अंदर रेडियो लेबल्ड जो था इसका नाम था पेलेट। पेलेट, पेलेट के अंदर क्या था? यहाँ पे रेडियो एक्टिविटी देखने को मिल रही थी, यानी कि, और जो वायरल स्ट्रक्चर था, वायरल स्ट्रक्चर क्या था? ऊपर तैर रहा था। इस वायरल स्ट्रक्चर के अंदर कोई भी रेडियो एक्टिविटी देखने को नहीं मिल रही थी। यानी कि जो जेनेटिक मटेरियल फास्फोरस 32 जो है वो कहां पे देखने को मिला? इस पेलेट स्ट्रक्चर के अंदर देखने को मिला। यानी कि जो ट्रांसफर हुआ, क्या हुआ? डीएनए ही ट्रांसफर हुआ। लेकिन यहाँ पे जो दूसरा सेल था जिसमें हमने प्रोटीन कोड को रेडियो लेबल किया था, प्रोटीन कोड को जो रेडियो लेबल किया था, वहां पे जो रेडियो दिखाई दे रहा था, वो रेडियो एक्टिविटी दिखाई दे रही थी, वो इस प्रोटीन कोड के अंदर दिखाई दे रही थी। यानी कि प्रोटीन के अंदर जो हमने सल्फर 32 कोड किया, प्रोटीन नहीं ट्रांसफर हो रहा है। इससे पता चल गया कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या है? डीएनए है, ना कि आरएनए है। दिस वाज द अनवोकल प्रूफ ऑफ जेनेटिक मटेरियल गिवन बाय हर्शे एंड चेज इन 1952। Unvocal proof of genetic material given by Hershey and Chase in 1952. Question was asked in the 2017 NEET. 2017 नीट में डायरेक्ट यही क्वेश्चन बन के आया। अनवोकल प्रूफ ऑफ जेनेटिक मटेरियल वाज गिवन बाय हर्शे एंड चेज, ऑप्शन में था। 2012 क्वेश्चन पूछा गया, रेडियो लेवल इन हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट द मटेरियल यूज S32 प्रोटीन कोट was labeled by S32, S35 and DNA was labeled by P32. Next question, next point, प्रॉपर्टी ऑफ जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल के अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टी होनी चाहिए? तो जो सबसे पहली प्रॉपर्टी होनी चाहिए, जेनेटिक मटेरियल शुड बी एबल टू रेप्लिकेट। जो जेनेटिक मटेरियल होने चाहिए, रेप्लिकेट करना चाहिए। डीएनए भी रेप्लिकेट कर सकता है, आरएनए भी कर सकता है, लेकिन प्रोटीन रेप्लिकेट नहीं कर सकता है। यानी कि जो जेनेटिक मटेरियल की तरह यूज हो सकता है वो डीएनए हो सकता है और आरएनए हो सकता है, लेकिन प्रोटीन नहीं हो सकता है।
शुड केमिकली एंड स्ट्रक्चरली बी स्टेबल। जो डीएनए जेनेटिक मटेरियल होना चाहिए, केमिकली भी स्टेबल होना चाहिए और स्ट्रक्चरली भी स्टेबल होना चाहिए। डीएनए और आरएनए में से जो सबसे ज्यादा स्टेबल है डीएनए आरएनए में, और डीएनए सबसे ज्यादा स्टेबल है कंपेयर टू आरएनए के। डीएनए ज्यादा स्टेबल है कंपेयर टू आरएनए के। क्यों? जेनेटिक मटेरियल की तरह, यहाँ पे मैं एक पॉइंट बता रहा हूं, जेनेटिक मटेरियल की तरह कौन यूज हो सकता है? डीएनए भी यूज हो सकता है, आरएनए की भी यूज हो सकता है। आरएनए के अंदर कुछ है जो आरएनए होते हैं, कुछ वायरस के अंदर पाए जाते हैं जेनेटिक मटेरियल के रूप में, जैसे रियो वायरस हो गया, रेट्रो वायरस हो गया, कोरोना वायरस हो गया। स्टेबिलिटी की बात करें तो डीएनए के अंदर ज्यादा स्टेबिलिटी पाया जाता है कंपेयर टू आरएनए के। क्यों डीएनए के अंदर डीऑक्सीराइबोज शुगर है, यहाँ पे थायमिन है, थायमिन ज्यादा स्टेबल होता है कंपेयर टू यूरेसिल की, इसीलिए जो डीएनए है वो ज्यादा स्टेबल है। जो सेल्फ रेप्लिकेशन की प्रॉपर्टी है वो दोनों के अंदर देखने को मिलती है। म्यूटेशन डीएनए के अंदर स्लो होता है, वहीं आरएनए के अंदर बात करें तो फास्ट म्यूटेशन देखने को मिलता है। इसीलिए जो वायरस होते हैं, वायरस का जो वैक्सीन होता है उसको बनाना बहुत रेयर होता है जो आरएनए वायरस होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर म्यूटेशन बहुत फास्ट होता जाता है, जिसकी वजह से उनका स्ट्रक्चर चेंज होता जाता है। वहीं अगर हम बात करें स्टैंड की तो डीएनए डबल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल है, इसलिए भी ज्यादा स्टेबल है कंपेयर टू आरएनए जो सिंगल स्टैंड मॉलिक्यूल है। एक्सप्रेस मेंडेलियन कैरेक्टर, डीएनए मेंडेलियन कैरेक्टर को एक्सप्रेस नहीं कर सकता है, वहीं आरएनए कर सकता है। अगर डीएनए को करना है तो इसको पहले आरएनए के अंदर कन्वर्ट होना होगा, फिर से क्या करेगा, ये मेंडेलियन कैरेक्टर को एक्सप्रेस करेगा। फिर आगे बात करते हैं, DNA is more stable due to presence of deoxyribose sugar, presence of the thymine. The DNA genetic material should be capable of undergoing the slow mutation. The genetic material should be able express the Mendelian character. हो गया पॉइंट क्लियर एवरीवन? आगे बात करते हैं, इन यूकैरियोटिक दे टेक प्लेस यस फेज। डीएनए रेप्लिकेशन की आप बात करते हैं। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन की जो सबसे खास बात होती है वो कब होती है? यूकैरियोट के अंदर जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है वो यस फेज होता है। कहां पे? सेल साइकिल के यस फेज के अंदर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वहीं अगर हम प्रोकैरियोट की बात करें तो प्रोकैरियोट के अंदर जस्ट प्रियर टू फ्यूजन, फिजन के जस्ट पहले होता है। वहीं अगर हम मेथड की बात करें तो सेमी कंजर्वेटिव मेथड होता है। सेमी कंजर्वेटिव मेथड का मतलब क्या हुआ? एडीएनए के दो स्टैंड हैं, दोनों स्टैंड में से केवल एक ही स्टैंड क्या होगा, यहाँ पे रेप्लिकेशन में पार्टिसिपेट करेगा। इससे एक स्टैंड बन जाएगा, एक डीएनए मॉलिक्यूल बन जाएगा। इससे एक स्टैंड बन जाएगा, एक डीएनए मॉलिक्यूल बन जाएगा। दिस इज द कॉल्ड सेमी कंजर्वेटिव मेथड। सेमी कंजर्वेटिव मेथड आइडिया कौन दिया था? वाटसन एंड क्रिक ने दिया था। सेमी कंजर्वेटिव मेथड का जो आइडिया दिया था वाटसन एंड क्रिक ने दिया था। प्रूव बाय दी मेसेल्सन एंड सेथल ने किया था। इसको प्रूव करने का काम मेसेल्सन एंड सेथल ने किया था। वर्क ऑन दी इकोलाई बैक्टीरिया, इन्होंने इकोलाई बैक्टीरिया के ऊपर वर्क किया था। और आइसोटोप का जो यूज किया था नाइट्रोजन N14 एंड N15 का यूज किया था। वहीं अगर हम बात करें प्रूव्ड एट दी क्रोमोसोम लेवल, टेलर ने किया था। किसके ऊपर वर्क किया था? वो किया था वीसी एंड फावर के ऊपर। यूज द रेडियो एक्टिव थायमिन, रेडियो एक्टिव थायमिन का यूज करके ये यूकैरियोट के अंदर टेलर ने प्रूव किया। वहीं अगर हम बात करें प्रोकैरियोट के अंदर मेसेल्सन एंड सीथल ने किया था। डीएनए वाज द सेमी कंजर्वेटिव मेथड, डीएनए वाज द सेमी कंजर्वेटिव। इसका प्रूफ कैसे आया? प्रूफ के लिए सबसे पहले मेसेल्सन एंड सेथल एक्सपेरिमेंट को देखते हैं। यहाँ पे बहुत शॉर्ट में मैं बताऊंगा ताकि आपको समझ में आ जाए। यहाँ पे एक डीएनए है, एक है डीएनए है, डीएनए है। आपको पता है डीएनए के अंदर नाइट्रोजन बेस है, और नाइट्रोजन बेस है क्या है? हमने लिया N14। यहाँ पे इस बैक्टीरिया को हमने एक मीडियम के अंदर ग्रो करवाया है। इस मीडियम के अंदर है N15, नाइट्रोजन 15 हमने ले लिया। हमने नाइट्रोजन 15 लिया, जैसे इसके अंदर ग्रो करवाएंगे, आफ्टर ग्रोइंग इन N15 मीडियम, ये बैक्टीरिया जो होगा इसके अंदर जो डीएनए होगा वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। यहाँ पे दो स्टैंड, इन दोनों स्टैंड के में से एक होगा N14 और दूसरा होगा N15। एक N14 एक N15, यानी कि दो स्टैंड थे, दोनों में से एक ही स्टैंड है पे एक मॉलिक्यूल बना है, दूसरे पे दूसरा मॉलिक्यूल बना। ये हो गया सेमी कंजर्वेटिव मेथड। इसमें हम इसको फर्दर एक और जनरेशन ग्रो करवाएंगे, तो ग्रो करवाने के बाद ये हमें 4 स्टैंड ये इस तरीके से मिलने वाले हैं। 4 स्टैंड
इन 4 स्टैंड में से 2 तो हाइब्रिड होंगे और 2 क्या होंगे, न्यूली में होंगे। तो यहाँ पे नंबर जो पूछा जाएगा वो नंबर पूछा जाएगा नंबर ऑफ हाइब्रिड डीएनए। हाइब्रिड डीएनए का नंबर कितना होगा, तो होगा 2 के पावर n। यहां पे हाइब्रिड डीएनए का नंबर होगा 2। वही अगर पूछा जाए हैवी डीएनए का जो अगर नंबर पूछा जाएगा तो होगा 2 के पावर n -2। हैवी डीएनए कौन सा डीएनए, N15 वाला जो डीएनए हैवी डीएनए है, और इसमें N14 और N15 दोनों है, इसीलिए क्या है, लाइट डीएनए है। तो अगर हैवी डीएनए का नंबर पूछा जाएगा तो ये हो जाएगा 2 के पावर n -2। यहाँ पे 4 है और n क्या है, कितने बार हमने क्या किया, उसको रेप्लिकेट किया, कितने बार हमने उसको ग्रो करवाया। जैसे यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे हमने 2 बार ग्रो करवाया, 2 बार ग्रो करवाने पे 2 के पावर n -2, 2 टू पावर 2 -2 4 -2 यानी कि 2। जो 2 डीएनए है वो हैवी डीएनए है और 2 डीएनए ही क्या है, हमारे हाइब्रिड डीएनए है। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट वाज डीएनए रेप्लिकेशन ऑफ द सेमी कंजर्वेटिव बाय द प्रूव बाय द मेसेल्सन एंड सेथालिन ई कोलाई 1958। हमने एक्सपेरिमेंट देख लिया। अगला देखते हैं यूकैरियोटिक कंजर्वेटिव मेथड मोड ऑफ रेप्लिकेशन प्रूव बाय द टेलर बाय रेडियो एक्टिव थायमिन इन बीसिया फाबा। यहाँ पे इन्होंने सेम चीज को किया, बस इन्होंने क्या किया, अब डीएनए को लिया, डीएनए के अंदर इन्होंने रेडियो एक्टिव थायमिन को यूज किया। जैसे रेडियो एक्टिव थायमिन यूज करेंगे, यहाँ पे देखेंगे एक जनरेशन ग्रो करवाने के बाद जो रेडियो एक्टिविटी देखने को मिल रही थी, वो यहाँ पे इन्होंने 2 स्टैंड लिया। ये है रेडियो एक्टिव स्टैंड, और रेडियो एक्टिविटी देखने को जो मिल रही थी वो मिल रही थी केवल 2 स्टैंड के अंदर। 2 स्टैंड हाइब्रिड बन रहे थे और 2 स्टैंड कंप्लीट रेडियो एक्टिव बन रहे थे। इस वजह से यहां से इन्होंने बताया कि किस तरीके से जो यूकैरियोट होते हैं उनके अंदर भी डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है, सेमी कंजर्वेटिव होता है। यहाँ पे बात हो गई सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन की, किस तरीके से यूकैरियोट के अंदर होता है और प्रोकैरियोट के अंदर। यूकैरियोट के अंदर किसने प्रूव किया था, टेलर ने प्रूव किया था। वहीं अगर हम बात करें प्रोकैरियोट के अंदर मिशेल्सन एंड सीथल ने प्रूव किया था। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन होता कैसे है, डीएनए रेप्लिकेशन जो होता है वो एक डबल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल के अंदर होता है। हमें पता जो डीएनए हमारा है डबल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल है। अब डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट कैसे होता है, यहाँ पे कोई है डीएनए मॉलिक्यूल, ये है डीएनए मॉलिक्यूल, एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए हमने लिया। इस डीएनए में जो बेस पेयर है वो किससे जुड़े हुए हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। ये है 5 प्राइम एंड 3 प्राइम एंड, दिस वन इज द 3 प्राइम एंड, दिस वन इज 5 प्राइम एंड, यही है। अब यहाँ पर रेप्लिकेशन स्टार्ट कैसे हुआ, रेप्लिकेशन स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले क्या होता है, इनके बीच का जो हाइड्रोजन बॉन्ड है ये तोड़ा जाता है। हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे टूटेगा, यहाँ पे बनता है रेप्लिकेशन फॉर्क, बनेगा रेप्लिकेशन फॉर्क। ये रेप्लिकेशन फॉर्क होता क्या है, रेप्लिकेशन फॉर्क एक ऐसा स्पेस होता है जहां पे सबसे पहले क्या होता है, इनके बीच का हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ा जाता है। हाइड्रोजन बॉन्ड टूट गया, ये दोनों स्टैंड अलग हो गए, बन गया रेप्लिकेशन फॉर्क। अब रेप्लिकेशन जब फॉर्क बनता है, यहां पे आते हैं बहुत सारे एंजाइम। अब कौन कौन से एंजाइम आते हैं उसकी बात करते हैं। तो जो सबसे पहला एंजाइम आता है स्टेप ऑफ रेप्लिकेशन की, उसमें सबसे पहला आता है अनजिपिंग। अनजिपिंग या फिर इसी को हम अनवाइंडिंग भी कहते हैं। अनवाइंडिंग में क्या होता है कि दोनों डबल स्टैंड मॉलिक्यूल के बीच का जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, इस हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ा जाता है बाय द हेल्प ऑफ हेलिकेज एंजाइम। इनके बीच का डबल बॉन्ड तोड़ा गया बाय द हेल्प ऑफ हेलिकेज एंजाइम। The process unzipping start at a certain specific point called origin of replication। अब ये हुआ कहां पे, आपको पता है कि जो यूकैरियोटिक डीएनए होते हैं और प्रोकैरियोटिक डीएनए होते हैं, ये जो पॉइंट कहलाता है रेप्लिकेशन फॉर्क जहां पे बना है, इसका नाम होता है ORI।
ORI का मतलब होता है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। इसी ORI के साइट पे क्या होता है, हमारा डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। आपको पता है कि डीएनए दो तरह के होते हैं, एक प्रोकैरियोटिक डीएनए, एक यूकैरियोटिक डीएनए। जो प्रोकैरियोटिक डीएनए होता है वो होता है डबल स्टैंड सर्कुलर डीएनए। डबल स्टैंड सर्कुलर डीएनए। इस डबल स्टैंड सर्कुलर डीएनए के अंदर क्या पाया जाता है, केवल एक ही ORI साइट पाई जाती है। दिस वन इज दी ORI साइट। यहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट हुआ, इस साइड में गया, इधर से रेप्लिकेशन स्टार्ट हुआ, इस साइड में गया, रेप्लिकेशन स्टार्ट हुआ, इस साइड आया, इस साइड आया, इधर से यहां से रेप्लिकेशन होते हुए इधर से इधर रेप्लिकेशन होते हैं, दोनों आपस में मिल गए, पूरे के पूरे डीएनए का क्या हो गया, रेप्लिकेशन हो गया। लेकिन प्रोकैरियोट में एग्जैक्टली क्या होता है, डिफरेंट होता है। हम यूकैरियोट की बात करें, यूकैरियोट के अंदर जो डीएनए होता है एक लीनियर डीएनए है। अब इस लीनियर डीएनए में जो ORI साइट होते हैं वो मल्टीपल ORI साइट होते हैं। यहां पे एक ORI है, यहां पे एक ORI है, इधर एक ORI है। यहां से रेप्लिकेशन इधर हुआ है, इधर हुआ, यहां से रेप्लिकेशन इधर हुआ, इधर हुआ, तो यहां पे मल्टीपल फ्रेगमेंट बन जाते हैं। अब आगे मैकेनिज्म की अगर हम बात करें किस तरीके से यहां पे रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है, जो नेक्स्ट एंजाइम है हमारे पास है वो है एंजाइम। कौन कौन से एंजाइम हमें काम चाहिए, सबसे पहला है हेलिकेज। हेलिकेज का काम होता है ब्रेक दी हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करने का काम करता है। वही नेक्स्ट एंजाइम आता है एसएसबी प्रोटीन। एसएसबी प्रोटीन जो होता है ये क्या काम करता है, प्रिवेंट दी रिफॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। जैसे हमने यहां इनके बीच का हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ा, हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ा, अब जैसे ही हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ेंगे ये हाइड्रोजन बॉन्ड फिर से आपस में ना बन जाएं, इसके लिए आता है एक हमारा एसएसबी। एसएसबी क्या करता है, इन दोनों स्टैंड से अटैच हो जाता है और इनके बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनने चाहिए थे अब उसको प्रिवेंट करने का काम करता है। तो आपको एंजाइम का नाम और उसका फंक्शन याद रखना होगा। नेक्स्ट जो है टोपोआइसोमरेज। टोपोआइसोमरेज क्या करता है, प्रिवेंट दी सुपर कॉइलिंग। ये सुपर कॉइलिंग को प्रिवेंट करने का काम करता है। सुपर कॉइलिंग क्या होती है, ये डीएनए का स्टैंड है, डीएनए का स्टैंड है, डबल स्टैंड डीएनए है। ये डबल स्टैंड डीएनए क्या हुआ, यहां से खुलता हुआ गया, खुलता हुआ गया, हाइड्रोजन बॉन्ड टूटते हुए गए। जैसे आप रस्सी खोलें, कोई रस्सी आपस में ऐठी हुई है और उस रस्सी को आप खोलेंगे तो क्या होगा कि नीचे एक जगह पे जाके अटक जाएगा, गांठ बन जाएगा, सुपर कॉइल हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से जो डीएनए होता है जब इसकी अनजिपिंग करते हैं तो एक जगह पे आके क्या हो जाता है, सुपर कॉइल हो जाता है, आपस में ऐठ जाता है, इकट्ठा हो जाता है इसके दोनों स्टैंड। तो आगे क्या होता है, यहाँ पे इसको खोलना पॉसिबल नहीं होता, अगर खुलेगा नहीं तो डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होगा। तो यहाँ क्या करता है, जो टोपोआइसोमरेज होता है, ये टोपोआइसोमरेज आता है, यहाँ पे कट लगाता है। जैसे ही कट लगाया, जैसे रस्सी है हमने कट लगाया तो यहाँ क्या हो जाएगा, जो सुपर कॉइलिंग है वो टूट जाएगी और टूटने के बाद फिर से हम उसको क्या करते हैं, डीएनए लाइगेज की मदद से जोड़ देते हैं और रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाता है। तो ये काम हो गया डीएनए लाइगेज का। नेक्स्ट जो एंजाइम है, नेक्स्ट हमारे पास जो एंजाइम है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एंजाइम है, उसका नाम है फॉर्मेशन ऑफ प्राइमेज। प्राइमेज, प्राइमेज जो होता है ये आरएनए प्राइमर होता है, आरएनए प्राइमर। इसका काम होता है, जो डीएनए होता है, डीएनए इस डीएनए मॉलिक्यूल के आके अटैच होता है, इस डीएनए पे आके अटैच होता है और यहां से डीएनए का क्या होता है, पॉलीमराइजेशन स्टार्ट होता है। तो डीएनए आरएनए प्राइमेज। और नेक्स्ट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज जो होता है एक्चुअल में ही पॉलीमराइजेशन करने का काम करता है। मेन एंजाइम की बात करें, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज होता है। ये डीएनए पॉलीमरेज 1, इसका क्या काम होता है, रिमूव दी आरएनए प्राइमर। ये आरएनए प्राइमर को रिमूव करने का काम करता है, साथ में गैप फिलिंग करता है। वही डीएनए पॉलीमरेज सेकंड की बात करें, इसका लीस्ट रोल होता है, बहुत कम रोल होता है। वही अगर सबसे मेन एंजाइम की बात करें तो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड होता है। ये मेन एंजाइम होता है पॉलीमराइजेशन का। प्राइमर जो होता है फ्रॉम दी आरएनए प्राइमर, आरएनए प्राइमर बनाने का काम करता है। स्टार्ट फॉर दी रेप्लिकेशन, ये रेप्लिकेशन को स्टार्ट कराने का भी काम करता है। नेक्स्ट जो है डीएनए लाइगेज, ये क्या करता है, डीएनए के दोनों फ्रेगमेंट को ज्वाइन करने का काम करता है। नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ है
डीएनए रेप्लिकेशन, किस तरीके से डीएनए रेप्लिकेशन होता है। तो यहाँ पे हम एक रेप्लिकेशन फॉर्क को लेते हैं, ये हमारा रेप्लिकेशन फॉर्क। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है, जो रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में होता है। 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। यहाँ पे डीएनए है, डीएनए दिस वन इज दी 5 प्राइम, दिस वन इज दी 3 प्राइम। 5 प्राइम 3 प्राइम, दिस वन इज दी 3 प्राइम एंड 5 प्राइम एंड, यही है। अब यहाँ पे रेप्लिकेशन हुआ कैसे, 3 प्राइम एंड पे रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है 5 प्राइम से 3 प्राइम एंड पे। यहां पे आके क्या हुआ, अटैच हुआ आरएनए प्राइमर। यहां पे आके अटैच हुआ आरएनए प्राइमर। आरएनए प्राइमर 5 प्राइम एंड पे अटैच हुआ, डीएनए पॉलीमरेज आया, डीएनए पॉलीमरेज आया, रेप्लिकेशन स्टार्ट हुआ। इस डायरेक्शन में रेप्लिकेशन बढ़ता गया। ये है रेप्लिकेशन फॉर्क की डायरेक्शन। एक क्या बनेगा, होल फ्रेगमेंट बनेगा, एक है होल डीएनए बन जाएगा। लेकिन अब इसे पे देखें, यहां पे है 5 प्राइम एंड, इस पॉइंट पे है 5 प्राइम एंड, 5 प्राइम एंड है, यहां से प्राइमर आकर अटैच हुआ, रेप्लिकेशन स्टार्ट हुआ, आगे यहां तक बढ़े। जैसे यहां बढ़ेंगे, अब यहां पे खत्म हो जाएगा हमारा स्टैंड। अब आगे फिर कहीं यहां पे आके अटैच होगा, यहां से नया स्टैंड बनना शुरू होगा। तो यहां पे आप देख सकते हैं फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए बन रहे हैं। यहां पे इस पे फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए बन रहे हैं। इस फ्रेगमेंट को नाम दिया जाता है ओकाजाकी फ्रेगमेंट। दिस वन इज नोन एज ओकाजाकी फ्रेगमेंट। फ्रेगमेंट क्या नाम दिया गया, ओकाजाकी फ्रेगमेंट। यहां पे आता है डीएनए पॉलीमरेज 1, ये जो प्राइमर लगा इस प्राइमर को हटाता है, गैप फिलिंग करता है, उसके बाद इन दोनों स्टैंड को जोड़ देता है बाय द हेल्प ऑफ डीएनए लाइगेज। ये पूरा का पूरा मैकेनिज्म है डीएनए रेप्लिकेशन का। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन हो गया। उसके बाद हमारे पास आ जाता है आरएनए। आरएनए की बात करें तो आरएनए 3 तरह के होते हैं, एक आरआरएनए, एक टीआरएनए, एक एमआरएनए। आरआरएनए जो होता है ये मैक्सिमम अमाउंट में होता है, लगभग 80% होता है एंड द टोटल आरएनए का। ये मोस्ट स्टेबल आरएनए भी होता है, ये मोस्ट स्टेबल है। आप ऐसे भी पता लगा सकते हैं कि जो सबसे ज्यादा होगा वही क्या होगा, सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। अगर इसके हम फंक्शन की बात करें तो इसका 2 फंक्शन होता है, एक तो राइबोसोम के स्ट्रक्चर के फॉर्मेशन में हेल्प करता है, सेकंड है कैटलिस्ट की तरह भी काम करता है, एंजाइम की तरह काम करता है। एग्जांपल की बात करें राइबोजाइम, ये राइबोजाइम जो होता है ये 23S आरएनए होता है, 23S आरएनए राइबोजाइम की तरह वर्क किया इसका फंक्शन। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है टीआरएनए। टीआरएनए की अगर हम बात करें तो ये सॉल्युबल आरएनए होता है, इसका काम होता है डॉक्टर की तरह या फिर कैरियर की तरह काम करता है। ये जो हमारा एमआरएनए होता है ड्यूरिंग द रेप्लिकेशन ट्रांसलेशन यहाँ पे वर्क करता है। स्मॉलेस्ट आरएनए होता है हैव द एंटीकोडॉन, यहाँ पे एंटीकोडॉन होते हैं जो कि रीड करने का काम करते हैं कोड को और उससे ट्रांसलेशन होता है। स्ट्रक्चर की बात करें तो जो 2D स्ट्रक्चर है वो क्लेवर लीफ लाइक होता है, वहीं 3D स्ट्रक्चर की बात करें तो इन्वर्टेड एल लाइक स्ट्रक्चर होता है। फंक्शन की बात करें तो ये ट्रांसफर ऑफ एमिनो एसिड ट्रांसफर करने का काम करता है। स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो आता है एमआरएनए। एमआरएनए की अगर हम बात करें तो इसको ये मैसेंजर आरएनए कहते हैं। ये सबसे कम होता है, 1 से 5% होता है टोटल आरएनए का। इसको लीस्ट स्टेबल आरएनए भी कहा जाता है। एंड एमआरएनए हैव द इन्फॉर्मेशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। इसी के पास एक्चुअल में पॉलीपेप्टाइड चेन बनाने के लिए इंफॉर्मेशन होती है, जो प्रोटीन बनता है इसी से बनता है। नेक्स्ट इज द पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए। पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए वो एमआरएनए होते हैं जिनमें एक से ज्यादा सिस्टोन प्रेजेंट होते हैं। अब ये सिस्टोन क्या होते हैं, सिस्टोन वो पार्ट होते हैं जैसे पूरा का पूरा एमआरएनए का स्टैंड है। एमआरएनए के इस पूरे स्टैंड से हमारा प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं होगा। इस एमआरएनए के पूरे स्टैंड से प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं होगा, केवल उसी पार्ट से प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा जिसके पास क्या होगा, अमीनो एसिड बनाने का इंफॉर्मेशन होगा। इसको नाम दिया था सिस्टोन। और जिस पार्ट के पास है इंफॉर्मेशन नहीं होगा उसको नाम दिया था इंट्रॉन, जैसे कि आरआरएनए और टीआरएनए। मोनोसिस्टोनिक एमआरएनए की बात करें तो ओनली 1 सिस्टोन एमआरएनए। एग्जांपल की बात करें यूकैरियोट के पास केवल 1 सिस्टोन होता है, वहीं प्रोकैरियोट के बाद मल्टीपल सिस्टोन होता है। फंक्शन ऑफ द यूनिट ऑफ द
gene that have the information for the formation of the polypeptide chain, एग्जाम्पल ये mRNA जिनके पास पॉलीपेप्टाइड चेन बनाने की इंफॉर्मेशन होती है उन्हीं को क्या नाम दिया जाता है, सिस्ट्रॉन नाम दिया जाता है। सिस्ट्रॉन टर्म इक्विवेलेंट टू जीन, जो सिस्ट्रॉन टर्म होता है वो किसके इक्विवेलेंट होता है, जीन की इक्विवेलेंट होता है। वहीं ऑल सिस्ट्रॉन आर जीन बट ऑल जीन आर नॉट सिस्ट्रॉन बिकॉज ऑफ द सम mRNA आरएनए बट नॉट दी प्रोटीन। एग्जाम्पल की बात करें आरआरएनए और टीआरएनए। ये तो बात हो गई सिस्ट्रॉन की। अब आगे हम बढ़े तो हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ आरएनए फ्रॉम द डीएनए इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। अगर हम डीएनए के टेम्पलेट से आरएनए का फॉर्मेशन कर रहे हैं तो ही क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन में होता क्या है, यहाँ पे एक डीएनए का स्टैंड है, डबल स्टैंड डीएनए है। इस डबल स्टैंड डीएनए से क्या होता है, यहाँ पे आरएनए के अंदर कन्वर्ट होता है बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। एक कन्वर्ट हो गया सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए के अंदर। अब ये जो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है ये फर्दर कन्वर्ट होगा प्रोटीन के अंदर बाय द हेल्प ऑफ प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन, दिस इज द transcription and translation. This is the DNA, double strand DNA, this is the RNA and RNA से अल्टीमेटली प्रोटीन या फिर अमीनो एसिड का फॉर्मेशन होता है। अब ट्रांसक्रिप्शन होता कैसे है इसी को आज हमें समझना है। ट्रांसक्रिप्शन की अगर हम बात करें तो ट्रांसक्रिप्शन के लिए जो एंजाइम रिक्वायर होता है वो होता है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। एंजाइम इंपॉर्टेंट है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। ध्यान से, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज जो बनता है उसका पॉलीमरेज लगता है, जो बनता है उसका पॉलीमरेज लगता है और जिससे बनता है उसका डिपेंडेंट होता है। फॉर एग्जांपल, अगर हमें डीएनए से डबल स्टैंड डीएनए से डीएनए बनाना होता था यानी कि रेप्लिकेशन करना होता था तो हमें जो एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती थी वो होती थी डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए डिपेंडेंट डीएनए से बनाना है, डीएनए के ऊपर बनाना है डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए को बनाना है डीएनए पॉलीमरेज। अगर इस डीएनए से आरएनए को बनाना है तो हमें इस डीएनए के ऊपर डिपेंड करने वाले एंजाइम चाहिए यानी कि डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। तो एंजाइम याद रखना, सबसे पहला जो एंजाइम है वो है डीएनए डिपेंडेंट है डीएनए आरएनए पॉलीमरेज। अगर हम प्रोकैरियोट की बात करें तो प्रोकैरियोट के अंदर ओनली वन टाइप ऑफ आरएनए पॉलीमरेज फॉर्म ऑल आरएनए। प्रोकैरियोट के अंदर केवल एक ही तरह का आरएनए पॉलीमरेज होता है जो कि सभी तरह के आरएनए का फॉर्मेशन करता, चाहे टीआरएनए होगा, चाहे आरआरएनए होगा, चाहे एमआरएनए। जैसा कि हमने देखा था डीएनए के अंदर जो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज होता है वो प्रोकैरियोट के अंदर 3 तरह का होता है। एक डीएनए पॉलीमरेज 1, डीएनए पॉलीमरेज 2, डीएनए पॉलीमरेज 3। लेकिन आरएनए की बात करें तो आरएनए के अंदर आरएनए जो पॉलीमरेज होता है केवल एक ही तरह का होता है। वहीं यहाँ पे 2 और फैक्टर होते हैं, एक होता है सिग्मा फैक्टर। सिग्मा फैक्टर का काम होता है इनिशिएशन का या फिर रिकॉग्निशन द प्रमोटर, ये प्रमोटर को रिकॉग्नाइज करने का काम करता है। वहीं रो फैक्टर जो होता है ये टर्मिनेशन करने का काम करता है। अब सिग्मा फैक्टर क्या काम करता है, रो फैक्टर क्या काम करता है, यहाँ पे उसकी अगर हम बात करें तो उसके पहले आता हमारे पास यूकैरियोट। यूकैरियोट के अंदर 3 तरह के आरएनए पॉलीमरेज मिलते हैं, आरएनए पॉलीमरेज 1, आरएनए पॉलीमरेज 2 एंड आरएनए पॉलीमरेज 3। जो आरएनए पॉलीमरेज 1 होता है ये होता है 28 इयर्स का, आरएनए 18 इयर्स 5.8 इयर्स। वही जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो आरएनए पॉलीमरेज सेकंड जो होता है वो बनाता है एचएनआरएनए एंड एमआरएनए का, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड आरएनए पॉलीमरेज जो थर्ड होता है इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एसएनआरएनए को बनाता है। आगे अगर हम बात करें कि कैसे आखिरकार होता है यहाँ पे, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है, ये हमारा एक डीएनए का डबल स्टैंड है। इसको मैं आपको पहले एक डायग्रामेटिक व्यू में दिखाता हूं उसके बाद आपको समझ में आएगा। यहाँ पे एक डीएनए है, डीएनए का डबल स्टैंड मॉलिक्यूल है, ये है 5 प्राइम एंड दिस वन इज दी 3 प्राइम एंड, 5 प्राइम एंड 3 प्राइम एंड, दिस इज दी 3 प्राइम एंड एंड दिस इज दी 5 प्राइम एंड। 5 प्राइम 3 प्राइम 3 प्राइम 5 प्राइम। यहां पे एक साइट प्रेजेंट होता है, एक सीक्वेंस प्रेजेंट होता है जिसका नाम होता है प्रमोटर, जिसका नाम होता है प्रमोटर।
यहाँ पे एक सीक्वेंस प्रेजेंट होता है जिसका नाम होता है टर्मिनेटर। दिस इज द टर्मिनेटर। प्रमोटर एंड टर्मिनेटर। प्रमोटर वो साइट होता है जहां पे एक फैक्टर आता है जिसका नाम होता है सिग्मा फैक्टर। सिग्मा फैक्टर बाइंड होता है और सिग्मा फैक्टर बाइंड होके यहां से क्या होता है, यहां पे ट्रांसक्रिप्शन कराना शुरू करता है और आरएनए का फॉर्मेशन करना शुरू करता है। आरएनए यहां से बनना शुरू होता है। वही जो टर्मिनेटर होता है, टर्मिनेटर पे एक फैक्टर पाया जाता है जिसका नाम होता है रो फैक्टर। जैसे ये रो फैक्टर के पास पहुंचता है, ये जो ट्रांसक्रिप्शन होता था ये यहाँ पे टूट जाता है, खत्म हो जाता है, यानी कि टर्मिनेट कर देता है, खत्म कर देता है। तो यहाँ पे दो साइट याद रखना, प्रमोटर एंड टर्मिनेटर। अब यहाँ पे प्रमोटर कहां पे प्रेजेंट होगा, टर्मिनेटर कहां प्रेजेंट होगा, कैसे पहचानेंगे? इसके लिए है जो प्रमोटर होता है वो 5 प्राइम एंड के ऊपर प्रेजेंट होता है, किसके? कोडिंग स्टैंड के। यहाँ पे दो स्टैंड होते हैं, कोडिंग स्टैंड होता है, एक टेम्पलेट स्टैंड होता है। कोडिंग स्टैंड वो स्टैंड होता है जिससे क्या होता है, आरएनए मैच करता है। वहीं जो टेम्पलेट स्टैंड होता है जो कि टेम्पलेट की तरह काम करता है, जिससे एक्चुअल में आरएनए बनता है। तो जो प्रमोटर होता है वो 5 प्राइम एंड के, कोडिंग स्टैंड के 5 प्राइम एंड पे प्रेजेंट होता है। वहीं अगर हम टर्मिनेटर की बात करें तो टर्मिनेटर जो होता है वो टेम्पलेट स्टैंड के 5 प्राइम एंड पे प्रेजेंट होता है। अब यहाँ पे होता कैसे है, ट्रांसक्रिप्शन होता कैसे है? ये है टेम्पलेट स्टैंड, दिस इज द प्रमोटर, दिस इज द टर्मिनेटर। प्रमोटर, टर्मिनेटर। मैं यहां पे आपको एक ट्रिक बताने वाला हूं जिससे आप पूरे ट्रांसक्रिप्शन के क्वेश्चन विद इन ए मिनट सॉल्व कर लेंगे। यहां पे ये प्रमोटर है, ये है 5 प्राइम एंड, दिस इज द 3 प्राइम एंड, दिस इज द 3 प्राइम एंड, दिस इज द 5 प्राइम एंड। This one is the coding stand, and this one is the template stand, कोडिंग स्टैंड एंड टेम्पलेट स्टैंड। अब यहाँ पे एक सीक्वेंस को हम लेते हैं। सीक्वेंस क्या लेते हैं? इस कोडिंग जो हमारा ऊपर वाला डीएनए है, टेम्पलेट स्टैंड, उसका सीक्वेंस लेते हैं ए टी सी जी सी सी टी ए सीक्वेंस हो गया। इसका जस्ट कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा? कोडिंग स्टैंड होगा, क्योंकि एक ही डीएनए के क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड है। तो यहाँ पे जैसे ही हम इसका कॉम्प्लीमेंट्री लिखेंगे, ए का क्या हो जाएगा? टी हो जाएगा, टी का ए हो जाएगा, सी का जी हो जाएगा, जी का सी, जी जी, टी का ए का टी। अब यहाँ पे आरएनए का फॉर्मेशन जो होता है वो होता है इस टेम्पलेट स्टैंड से। टेम्पलेट स्टैंड से होता है, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री मैनर में होता है और क्या होते हैं, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। अब यहाँ पे होगा कैसे? जो आरएनए होता है, आरएनए में इस थायमिन के जगह पे यूरेसिल प्रेजेंट होता है, बाकी सब चीजें सेम होती हैं। अब एडेनिन है, एडेनिन को बेस पेयर करना चाहिए था थायमिन से, लेकिन हम आरएनए बना रहे हैं तो एडेनिन बेस पेयर करेगा यूरेसिल से। ऐसे ही थायमिन जो है वो करेगा एडेनिन से, साइटोसिन जो है वो ग्वानिन से, ग्वानिन साइटोसिन से, फिर साइटोसिन ग्वानिन से, ग्वानिन थायमिन एडेनिन से करेगा एंड एडेनिन यूरेसिल से करेगा। दिस इज द सीक्वेंस ऑफ एम आरएनए। दिस इज द 3 प्राइम एंड, सॉरी एंटी पैरेलल है 5 प्राइम एंड, दिस इज द 3 प्राइम एंड। अब यहाँ पे एक आपको चीज बहुत इंटरेस्टिंग रिजल्ट देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आप कोडिंग स्टैंड का सीक्वेंस देखें और टेम्पलेट स्टैंड का सीक्वेंस देखें। कोडिंग स्टैंड का सीक्वेंस देखें और टेम्पलेट स्टैंड का सीक्वेंस देखें, दोनों सेम मिलेगा। केवल अंतर इतना है कि कोडिंग स्टैंड में थायमिन है और यहाँ पे जो हमारा एमआरएनए है, इस एमआरएनए में यूरेसिल है। और यहाँ पे टर्मिनेशन भी दोनों का, इसका भी 5 प्राइम एंड, 5 प्राइम एंड, 3 प्राइम एंड, 3 प्राइम एंड। क्या है? सब कुछ सेम है, केवल यहाँ पे थायमिन की जगह पे यूरेसिल लग गया, यहाँ पे भी थायमिन की जगह पे यूरेसिल लग गया। यानी कि हम अगर कोडिंग स्टैंड दिया हो वहां पे हम क्या करेंगे, थायमिन की जगह पे यूरेसिल लगा देंगे, तो हमें क्या मिल जाने वाला है? कोडिंग स्टैंड का सीक्वेंस मिल जाएगा, हमें यह एमआरएनए का सीक्वेंस मिल जाएगा। आई होप आपको ट्रांसक्रिप्शन समझ में आया होगा। नेक्स्ट, स्प्लिट जीन। स्प्लिट जीन क्या होता है?
स्प्लिट जीन वो जीन होता है जो यूकैरियोट्स होते हैं, यूकैरियोट के अंदर दो पार्ट पाया जाता है, एक्सॉन और इंट्रॉन। एक्सॉन और इंट्रॉन, यहाँ पे जो एक्सॉन होता है वो किसी भी जीन को कोड नहीं करता, वहीं जो इंट्रॉन होता है वही केवल कोड करने का काम करता है। तो यहाँ पे इंट्रॉन को काट के अलग किया जाता है, वहीं एक्सॉन को केवल आपस में जोड़ दिया जाता है। एक्सॉन को आपस में जोड़ दिया गया, एक्सॉन को आपस में जोड़ दिया गया, इसी को नाम दिया था स्प्लाइसिंग, एंड दिस इज द स्प्लिट जीन। जो स्प्लिट जीन होता है इसको अब स्टेबलाइज करना होता है। स्टेबलाइज करने के लिए आता है 7 मिथाइल गुआनोसिन, 7 mg गुआनोसिन। वहीं टेल पे पॉली ए का सीक्वेंस लगा दिया जाता है, जिसे हम इसको कैपिंग कहते हैं, इसको टेलिंग कहते हैं, जिससे जो हमारा आरएनए होता है वो स्टेबल हो जाता है। नेक्स्ट वन स्प्लाइसिंग हो गया। उसके बाद आगे बात करते हैं जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड क्या, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हमारे पूरे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड की अगर हम बात करें तो जेनेटिक कोड होता है जिसको पहचान के अमीनो एसिड का फॉर्मेशन होता है, जिससे एमआरएनए का वो सीक्वेंस जिससे अमीनो एसिड का फॉर्मेशन होता है, उसी को जेनेटिक कोड कहते हैं। अब इसका जेनेटिक कोड का यहाँ पे कुछ कैरेक्टरिस्टिक है, उस कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, जेनेटिक कोड ट्रिपलेट होता है, हमेशा जो कोड करेगा वो ट्रिपल नेचर में करेगा। जेनेटिक कोड यूनिवर्सल होता है, अगर यू फिनाइल एथिलीन को कोड कर रहा है तो पूरे, चाहे ह्यूमन की बात करें, चाहे बैक्टीरिया, चाहे प्लांट, चाहे वायरस, सबके अंदर क्या होगा, फिनाइल एथिलीन को ही कोड करेगा। यूनिवर्सल है। नॉन ओवरलैपिंग, ये जो सीक्वेंस होता है ये नॉन ओवरलैपिंग होता है, एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करते, इसीलिए जो एक है कोड होता है केवल एक ही अमीनो एसिड को कोड करने का काम करता है। वहीं कामालेस होता है, यहाँ पे जो रीडिंग होती है कामालेस मैनर में होती है, कंटिन्यूअस मैनर में होती है। नॉन एम्बिगुअस, वन कोडान वन अमीनो एसिड को कोड करने का काम करता है। यू जो है वो फिनाइल एथिलीन को अगर कोड कर रहा है तो सभी के अंदर क्या होगा, फिनाइल एथिलीन को केवल एक ही अमीनो एसिड को कोड करेगा। वहीं डीजेनरेसी ऑफ द जेनेटिक कोड, वन अमीनो एसिड कोड बाय द मोर देन वन कोडान। जैसे यहाँ पे एक अमीनो एसिड है एलेनिन, ये जो एलेनिन है ये एक से ज्यादा जेनेटिक कोड से क्या हो सकता है, कोड हो सकता है, लेकिन एक है जेनेटिक कोड केवल एक ही अमीनो एसिड को कोड करेगा। एक जेनेटिक कोड केवल एक ही अमीनो एसिड को कोड करेगा, लेकिन एक अमीनो एसिड एक से ज्यादा जेनेटिक कोड से कोड हो सकते हैं। यह होता है डीजेनेरेसी ऑफ द जेनेटिक कोड। एक कैरेक्टरिस्टिक आपको याद रखना है। नेक्स्ट इज द स्टार्ट एंड या फिर इनिशिएशन कोडान, इसको याद रखना। स्टार्ट कोडान क्या होता है, ये यूजी होता है। वही स्टॉप कोडान की अगर या फिर नॉनसेंस कोडान की बात करें तो ये होता है यूए, यूएजी एंड यूजीए। आगे गा कैसे याद रखेंगे, आगे एंड गा, यूए, यूएजी एंड यूजीए। ये काम कैसे करता है, यहाँ पे एक सीक्वेंस है ए यू जी, जैसे ये सीक्वेंस मिलेगा इस सीक्वेंस से यहां से कोडिंग अमीनो एसिड का फॉर्मेशन होना शुरू हो जाएगा। लेकिन जैसे ही इन तीनों में से मान लें यहाँ पे ए आ गया, जैसे ए आएगा अब ये किसी को कोड नहीं करता है। अगर किसी को कोड नहीं कर रहा है यानी कि जैसे यहाँ पे आएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा, टर्मिनेशन हो जाएगा। ये क्या हो गया, स्टॉप कोडान की तरह काम करता है। अब आगे बढ़ते हैं। एक्टिवेशन ऑफ स्टेप कौन कौन से होते हैं, तो सबसे पहला होता है एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड। जो अमीनो एसिड होता है उसको एक्टिवेट किया जाता है। कैसे एक्टिवेट किया जाता है, अमीनो एसिड को एटीपी के साथ मिलता है, बनता है अमीनो एसाइल एएमपी एंजाइम कॉम्प्लेक्स। ये जो अमीनो एसाइल एएमपी एंजाइम कॉम्प्लेक्स है ये होता है फिर से चार्ज करता है टीआरएनए को। टीआरएनए कैसे चार्ज होते हैं, अमीनो एसाइल एएमपी मिलता है टीआरएनए के साथ और बनाता है अमीनो एसाइल टीआरएनए कॉम्प्लेक्स। अब ये जो टीआरएनए है ये जाता है कुछ इस तरीके से बनता है। यहाँ पे सबसे पहला स्टेप होता है इनिशिएशन। इनिशिएशन स्टेप में क्या होता है, ये एमआरएनए है, एमआरएनए पे आया एक चार्ज टीआरएनए, दिस इज द चार्ज टीआरएनए। चार्ज टीआरएनए आया, इसने कोडिंग को पहचाना, कोडिंग सीक्वेंस को पहचाना, एंटीकोडान इसके ऊपर लगे होते हैं। अब आता है ये राइबोसोम से बाइंड होता है, एमआरएनए राइबोसोम के 2 यूनिट से बाइंड होता है, एक लार्ज यूनिट एक है स्मॉल यूनिट। राइबोसोम से बाइंड हुआ है। यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, एमआरएनए विथ राइबोसोम इज कॉल्ड
पॉलीराइबोसोम, पॉलीराइबोसोम इज कॉल्ड पॉलीराइबोसोम। यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे आया, मान रहे हैं AUG, इसने जेनेटिक कोड को मिथिलीन को कोड किया। अब आगे बढ़ते हैं, सेकंड स्टेप आता है यहाँ पे इलांगेशन। इलांगेशन में जैसे ही एक को कोड किया, मिथिलीन को कोड किया, ये आगे बढ़ेगा, एक और नया चार्ज tRNA आएगा, एक और नए अमीनो एसिड को कोड करेगा और यहाँ पे बन जाएगा फिनाइल एथिलीन। जैसे ही ये और आएगा, आगे ऐसे कंटिन्यूअस से बढ़ता जाएगा और जब लास्ट में यहाँ पे स्टॉप कोडान आ जाएगा, स्टॉप कोडान में से कौन से, UA, UGA या फिर UAG, इन तीनों में से कोई भी आएगा। ये जो चार्ज tRNA है, अब यहाँ पे किसी को कोड नहीं करता और एक पूरा का पूरा अमीनो एसिड का पॉलीमर मिल जाएगा, यानी कि प्रोटीन का पॉलीमर मिल जाएगा। ये होता है टर्मिनेशन स्टेप, इसको नाम दिया जाता है ट्रांसलेशन। 3 स्टेप में होता है, इनिशिएशन, इलांगेशन एंड टर्मिनेशन। इनिशिएशन में चार्ज tRNA आता है, एक कोड को करता है, एक अमीनो एसिड को कोड करता है। इलांगेशन में क्या होता है, नेक्स्ट अमीनो एसिड को कोड करता है। एंड टर्मिनेशन में जो स्टॉप कोडान आते हैं वो आते हैं और टर्मिनेट करने का काम करते हैं। ये टर्मिनेशन हो गया। अब आगे हम बात करते हैं, यहाँ पे प्रोटीन बन गया। अब हमारी बॉडी के अंदर जब प्रोटीन बना, अब प्रोटीन को रेगुलेट करना है, यानी कि जीन को रेगुलेट करना है। अगर हमारी बॉडी में कोई प्रोटीन कंटिन्यूअस बनेगा तो भी हमारे लिए अच्छी बात नहीं है, अगर नहीं बनेगा तो भी अच्छी बात नहीं है। कुछ ऐसे प्रोटीन है जिसको कंटिन्यूअस बनना जरूरी है, जैसे रिस्पायरेशन के प्रोटीन। रिस्पायरेशन के रिएक्शन में जो प्रोटीन बन रहे हैं, अगर वो विद इन ए सेकंड के लिए भी रुके तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे रिस्पायरेशन बंद हो जाएगा, अल्टीमेटली डेथ हो जाएगी। हार्ट को पंप करने वाले जो प्रोटीन बन रहे हैं, अगर वो बनना बंद हो गए तो क्या हो जाएगा, हार्ट का पंप होना बंद हो जाएगा। तो हमारे बॉडी में जीन 2 तरह के होते हैं, एक ऐसे जीन जो कि कंटिन्यूअस ऑन कंडीशन में रहते हैं और एक ऐसे जीन जो कि जब जरूरत होती तब ऑन होते हैं, बाकी के समय स्विच ऑफ रहते हैं। इनको नाम दिया जाता है स्मार्ट जीन। स्मार्ट जीन ऐसे जीन जो कि जब हमें काम हुआ तब वो क्या होते हैं, चालू होते हैं, और जब काम नहीं होता तो हो जाते हैं बंद। उसी की बात हम करने वाले हैं, रेगुलेशन ऑफ जीन। रेगुलेशन ऑफ जीन में सबसे पहला जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है लाइकोपेरान। लाइकोपेरान का जीन ऐसा जीन होता है जो कि नॉर्मल कंडीशन में ऑफ होता है, नॉर्मल कंडीशन में ऑफ है, लेकिन अगर बॉडी के अंदर लैक्टोज प्रेजेंट है तो लैक्टोज के मेटाबॉलिज्म के लिए यहां पे लाइकोपेरान चलता है। लाइकोपेरान चलता कैसे है, यहां पे बॉडी के अंदर जैसे कोई भी जीन है, जीन के बनाने के लिए, जीन के लिए यहां पे लाइकोपेरान का जीन है। लाइकोपेरान जो है यहां पे 3 एंजाइम बनते हैं, इससे 3 एंजाइम बनते हैं। यहां पे एक होता है प्रमोटर, ऑपरेटर, प्रमोटर आई, फिर प्रमोटर, ऑपरेटर जेड, आई एंड ए। ये जो जीन है इसमें से जो आई होता है एक प्रोटीन का बनाता है जिसका नाम होता है इंड्यूसर प्रोटीन। इंड्यूसर प्रोटीन, ये इंड्यूसर प्रोटीन क्या होता है कि अगर बॉडी के अंदर लैक्टोज एब्सेंट है, बॉडी के अंदर लैक्टोज एब्सेंट है तो क्या होता है, ये जाता है इस ऑपरेटर के साथ बाइंड हो जाता है। ऑपरेटर के साथ जैसे इंड्यूसर बाइंड हुआ, यहाँ पे अब ये आगे जो यहाँ पे ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन हो रहा था वो होना बंद हो जाएगा। अब यहाँ पे जो प्रोटीन बन रहे थे जैसे बीटा ग्लाइकोसाइडेज, परमिएज, वो बनना बंद हो गए। जैसे ये बनना बंद हुए, यहाँ पे लाइकोपेरान क्या हो गया, स्विच ऑफ हो गया। अब अगर बॉडी के अंदर लाइकोपेरान प्रेजेंट है तब क्या होगा, इफ लाइकोपेरान इज लैक्टोज इज प्रेजेंट इन द बॉडी, तब क्या होगा, लैक्टोज बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, ये है प्रमोटर, इंड्यूसर, प्रमोटर, ऑपरेटर जेड, आई एंड ए। ये जीन है। यहां पे जो प्रमोटर है, इस इंड्यूसर से क्या बना, इंड्यूसर से बना इंड्यूसर प्रोटीन। अब बॉडी के अंदर लैक्टोज अगर प्रेजेंट है, इफ लैक्टोज वाज प्रेजेंट इन दी बॉडी, ये है लैक्टोज, लैक्टोज प्रेजेंट है, लैक्टोज प्रेजेंट है। अब ये लैक्टोज क्या होता है, जाके इस इंड्यूसर के साथ बाइंड हो जाता है, लैक्टोज इस इंड्यूसर के साथ बाइंड हो जाता है। अब ये जो इंड्यूसर पहले एक्टिव स्टेट में था, अब ये हो गया इनएक्टिव, इनएक्टिव।
इनएक्टिव हो गया। अब जैसे इनएक्टिव होगा, अभी जाके जो ऑपरेटर के साथ बाइंड हो रहा था, अब ऑपरेटर के साथ ये बाइंड नहीं हो पाएगा। अगर ऑपरेटर के साथ बाइंड नहीं हो पाएगा, यानी कि अभी जो लैक्टोज है, लैक्टोज का मेटाबॉलिज्म होगा, और लैक्टोज का अगर मेटाबॉलिज्म हुआ तो यहाँ पे जो जड़ है ये बनाएगा बीटा ग्लैक्टोसाइडेज, आई जो है आई बनाएगा यहाँ पे इंडक्टेज, एंड ये बनाएगा परमीएज। ये होता है स्विच ऑन कंडीशन। स्विच ऑन कंडीशन तब देखने को मिलेगा जब बॉडी के अंदर क्या है, लैक्टोज प्रेजेंट है। दिस इज कॉल्ड लैकोपेरॉन। एक और आता है यहाँ पे फिनेफ्थ्रीन, लेकिन वो हमारे सिलेबस में नहीं है। यहाँ पे को सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपके लैकोपेरॉन से पूछे जाते हैं। ये हमारा खत्म हुआ मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। आई होप आपको समझ में आया होगा। हमने पूरा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस को बहुत ही बेहतरीन तरीके से 1 शॉर्ट वीडियो में रिवाइज किया है। हमने एक एक पॉइंट को देखा, कोई भी आपका पॉइंट छूटा नहीं है। अब यहां पे अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि सभी को नीट 2024 में इस लेक्चर का लाभ मिल सके। किसी भी तरह का अगर आपको मेंटरशिप चाहिए, एग्जाम से रिलेटेड, आपके फॉर्म से रिलेटेड, काउंसलिंग से रिलेटेड, किसी भी तरह का मेंटरशिप चाहिए, आप हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपके एग्जाम से रिलेटेड कोई भी सिलेबस से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेंटरशिप की जो फीस है, मिनिमम बहुत फीस रखी हुई है 499। ये मिनिमम फीस इसलिए रखी गई है ताकि मेंटरशिप के लिए आप भी सीरियस रहें, हम भी सीरियस रहें, और यहाँ पे आपको प्रोवाइड किया जाता है 1-to-1 कन्वर्सेशन, वीडियो कॉल, ताकि आप अपने 2 महीने को बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर पाएं। आगे एग्जाम से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम है, चाहे काउंसलिंग से रिलेटेड, फॉर्म से रिलेटेड, सभी को यहाँ पे सॉल्व किया जाएगा। तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करिए, मिनिमम फीस रखी हुई है। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर नहीं ज्वाइन करना, आप वैसे भी कमेंट करके बताएं, या मैसेज कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे, वहां पे आपकी सारी क्वेरी को सॉल्व किया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक बेहतरीन टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, सभी को बाय।